U20 हिंदी अध्याय 191 निमंत्रण 5वां अद्यतन _1 बैकवोट मास्टर चेन ने धीरे से मेज पर थपथपाया। खाने से पहले भोजन उपलब्ध कराने वाले को धन्यवाद दो। कलाकृतियों को परिष्कृत करने वाले शिष्यों ने एक स्वर में कहा, धन्यवाद भाई मो। मो हुआ भी मुस्कुराया और हाथ हिलाया, नहीं धन्यवाद नहीं धन्यवाद। मास्टर चेन ने सिर हिलाया, लाइन में लग जाओ, जल्दबाजी मत करो। मो हुआ काफी सारा बीफ लाया था। लगभग हर कोई थोड़ा थोड़ा खा सकता था। हालांकि पेट भरने के लिए काफी नहीं था, लेकिन भूख मिटाने के लिए काफी था। कलाकृतियों को परिष्कृत करने वाले शिष्य कतार में खड़े हो गए और प्रत्येक ने अपना अपना हिस्सा लिया, फिर उसे भूख से खाना शुरू कर दिया। मास्टर चेन ने भी मांस का स्वाद चखा और शराब का एक घूंट लिया। तुरंत ही उनकी अभिव्यक्ति प्रसन्न हो गई और वे खुशी से मुस्कुराने लगे। जैसे ही तीखी और ताज़ा शराब उनके गले से नीचे उतरी, मास्टर चेन पूरी तरह से संतुष्ट हो गए और बोले, अब बताओ कि तुम मुझसे किस लिए मिलना चाहते थे। ये सिर्फ आपको मांस और पेय पदार्थ खिलाने के लिए है। मास्टर चेन ने कहा, अगर तुम नहीं बताओगे तो चलो इसे मुफ्त भोजन और पेय मान लें। मो हुआ ने हंसते हुए कहा, एक छोटी सी बात है। मास्टर चेन ने भौहें चढ़ाई और हंसते हुए कहा, तुम रिश्वत के तौर पर खास तौर पर मांस और शराब लाए हो। मुझे लगता है कि यह कोई छोटी बात नहीं है। चलो सुनते हैं। मो हुआ सीधे मुद्दे पर आ गया। बड़े यू ने एक नई रिफाइनरी की दुकान खोली है, एक बड़ी सी। क्या आपने वहां जाने के बारे में सोचा है? मास्टर चेन ने हैरान होकर पूछा, क्या आप एल्डर यू के भी करीबी हैं और उनकी ओर से बोल रहे हैं? मिठाई से मधुमेह नहीं होता। मुख्य शत्रु से मिले। इंसुलक्स डायबिटिक। बहुत करीब। मो हुआ ने सिर हिलाया। मास्टर चेन की पलकें झपक गईं। मो इतनी कम उम्र में निश्चित रूप से कुछ अजीबोगरीब रिश्ते रखता था, यहां तक कि फाउंडेशन स्थापना चरण के एक बुजुर्ग से भी परिचित था। सामान्य दिनों में वह खुद को कलाकृतियों को परिष्कृत करने में समर्पित करता था और शायद ही कभी बाहरी मामलों के बारे में पूछता था, केवल दूसरों की बातचीत के कुछ अंश ही सुनता था। वह नहीं जानता था कि मो एल्डरयू से इतना परिचित कैसे हो गया था। मास्टर चेन थोड़ा हैरान हुए और उन्होंने आगे पूछा, वह रिफाइनरी की दुकान, क्या इसका आपसे कोई संबंध है? अंदर की सभी आकृतियां मैंने बनाई हैं। मो हुआ ने गर्व से अपनी छाती थपथपाई। मास्टर चेन आश्चर्यचकित रह गए। वह जानता था कि मो आकृतियां बनाने में अच्छा है, लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि वह इतना अच्छा है कि इतनी बड़ी रिफाइनरी की दुकान में सभी आकृतियां बना सके। ये सचमुच उल्लेखनीय था। मास्टर चेन ने एक क्षण सोचा, फिर स्पष्ट रूप से कहा, ठीक है, मैं आपके अनुरोध से सहमत हूं। मो हुआ क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। तुम इतनी जल्दी क्यों मान गए? उसने तर्कों का पूरा भार तैयार कर लिया था, लेकिन इससे पहले कि वह शुरू भी कर पाता, मास्टर चेन पहले ही सहमत हो गए थे। मास्टर चेन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं एल्डर यू से परिचित नहीं हूं, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं वहां जाने से हिचकिचा रहा हूं। मेरी अपनी रिफाइनरी की दुकान थोड़ी जर्जर हो सकती है और व्यापार भी मंदा हो सकता है, लेकिन गुजारा चलाने के लिए ये काफी है। इससे मेरा और मेरे इन शिष्यों का गुजारा चलता है और मैंने उन्हें एक काम भी सिखाया है। लेकिन चूंकि आप ही पूछ रहे हैं तो चीजें बदल जाती हैं। और सिर्फ ये कि आपने बिना स्पिरिट स्टोन मांगे हमारे लिए इतने सारे फॉर्मेशन बनाए हैं, एक बहुत बड़ा उपकार है। एल्डर यू के साथ मेरा ज्यादा रिश्ता नहीं है, लेकिन मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मास्टर चेन के इन शब्दों से मो हुआ को कुछ शर्मिंदगी महसूस हुई। ये देखकर कि मास्टर चेन कितने सहमत थे, मो ने अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। क्या आप किसी अन्य कलाकृति शोधक को जानते हैं? क्या आप उन्हें भी जाने के लिए राजी कर सकते हैं? मास्टर चेन थोड़ा अचंभित हुए, फिर हंसे, आप वास्तव में झाड़ियों के आसपास नहीं घूमते? मो ने हंसते हुए कहा, हम इतने परिचित हैं, फिर विनम्र क्यों बने? मास्टर चेन भी हंसे, मेरे लिए जाना ठीक है, लेकिन अन्य कलाकृतियों को परिष्कृत करने वालों से पूछना एक अलग मामला है। क्या फर्क पड़ता है? मुझे उन्हें समझाने के लिए एक कारण की आवश्यकता है, अन्यथा वे एल्डर यू के लिए कलाकृतियों को परिष्कृत करने के लिए अपना खुद का व्यवसाय नहीं छोड़ेंगे। इसके कई कारण हैं। बैकवोट मो हुआ की आंखें चमक उठी, क्योंकि वह इस बात से चिंतित था कि कोई भी उसके सावधानीपूर्वक तैयार किए गए तर्कों को नहीं सुनेगा, और अब बोलने का अवसर आ गया था। सतह पर ये रिफाइनरी शॉप एल्डर यू के स्वामित्व में है, लेकिन वास्तव में ये सभी मॉन्स्टर हंटर्स और संभवतः टोंगजियान शहर के प्रत्येक लूज कल्टीवेटर की है।
जब तक हर कोई अंदर के काम में योगदान देता है और रिफाइनरी शॉप लाभ कमाती है, स्पिरिट स्टोन की आय प्रत्येक व्यक्ति के योगदान के अनुसार वितरित की जाएगी। मास्टर चेन चौंके, क्या ये सचमुच सच है? हालांकि मास्टर चेन तोंगशियान शहर के एक मुक्त साधक थे और कलाकृतियों के शोधन से अपनी जीविका चलाते थे, फिर भी उन्होंने कभी राक्षस जानवरों का शिकार करने के लिए बड़े काले पहाड़ में कदम नहीं रखा था। हालांकि उनका नियमित रूप से राक्षस शिकारियों से भी लेन देन होता था, लेकिन यह ज्यादातर आध्यात्मिक कलाकृतियों से जुड़े लेन देन से संबंधित था और उन्हें राक्षस शिकारियों के आंतरिक मामलों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। ये पहली बार था जब उसने स्पिरिट स्टोन्स के इस तरह के वितरण के बारे में सुना था। मास्टर चेन ने शुरू में सोचा था कि मॉन्स्टर हंटर्स द्वारा आध्यात्मिक खदानों पर कब्जा करने के बाद एल्डर यू अपनी फाउंडेशन स्थापना साधना के साथ शेयर का हिस्सा ले लेंगे, भले ही वह सब कुछ न ले पाए, और यही बात रिफाइनरी शॉप की स्थापना पर भी लागू होगी। अब ऐसा लग रहा था कि मितव्ययी दिखने वाले एल्डर यू की दृष्टि उनकी कल्पना से कहीं अधिक बड़ी थी। अनजाने में मास्टर चेन ने सहमति में अपना सिर हिलाया। मो हुआ ने आगे कहा, एक बार जब आप रिफाइनरी शॉप में शामिल हो जाएंगे तो और भी कई फायदे होंगे। आपको कम से कम दिन में 3 बार खाने को तो मिलेगा ही। हालांकि यह लजीज खाना नहीं होगा, लेकिन आपका पेट जरूर भर जाएगा और भाई दाजू और बाकियों को अब भूखा नहीं रहना पड़ेगा। इन शब्दों ने मास्टर चेन को थोड़ा भावुक कर दिया। वह आमतौर पर सख्त थे, लेकिन अपने शिष्यों का बहुत ध्यान रखते थे। अपने शिष्यों को भूखे मरते देखकर उन्हें गुरु होने के नाते बहुत दुख होता था। यदि वह ये सुनिश्चित कर सके कि इन बच्चों को अधिक भोजन मिले तो उसके सारे प्रयास सार्थक होंगे। मास्टर चेन ने सहमति जताते हुए कहा, ठीक है, मैं उनसे बात करूंगा, लेकिन मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता कि वे सहमत होंगे। हम मु हुआ ने सिर हिलाया। अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है, एक और बात है। मास्टर चेन अचंभित रह गए, तुमने अभी तक अपनी बात पूरी नहीं की। तुम और क्या कहना चाहते हो? मो हुआ ने जवाब देने में जल्दबाजी नहीं की, इसके बजाय उसने मास्टर चेन की शोधन भट्टी पर एक नजर डाली और धीरे से पूछा, मास्टर चेन, क्या आपको नहीं लगता कि इस शोधन भट्टी में आग थोड़ी कम है? ये प्रश्न मुझे अजीब तरह से परिचित लगा। भौहें चढ़ाते हुए मास्टर चेन ने एक पल के लिए सोचा और अचानक सतर्क हो गए, क्या आप फिर से मेरी कलाकृति भट्टी की लालसा कर रहे हैं? नहीं नहीं, मो हुआ ने तुरंत इनकार कर दिया। मास्टर चेन को उस पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने दृढ़ता से कहा, इस शोधन भट्टी में आग छोटी है पर काफी है। इसे तोड़ने के बारे में सोचना भी मत। नहीं, बिल्कुल नहीं। मास्टर चेन अभी भी बहुत सशंकित दिख रहे थे। मो हुआ ने कहा, मैं वास्तव में इसे नहीं तोड़ूंगा, लेकिन क्या आप इसे किसी अन्य भट्टी से बदलना नहीं चाहते? इसे किसी और से बदल दें। हाँ, इसे एक बड़े से बदल दो जिसमें अधिक शक्तिशाली मारक क्षमता और उच्च गुणवत्ता हो। बड़ा, अधिक शक्तिशाली, उच्च गुणवत्ता। मास्टर चेन की भौहें तन गईं, फिर वे कुछ चौंक गए। क्या आप बात कर रहे हैं? एक प्रथम श्रेणी की शोधन भट्टी की? मो हुआ ने सिर हिलाया। न केवल एक प्रथम श्रेणी की रिफाइनिंग फनेस, बल्कि इसके अंदर एक प्रथम श्रेणी की फॉर्मेशन विधि भी जोड़ें, जो फनेस की मारक क्षमता को अगले स्तर तक ले जाएगी। प्रथम श्रेणी निर्माण विधि के साथ प्रथम श्रेणी शोधन भट्टी। इसके बारे में सोचते ही मास्टर चेन का दिल उत्सुकता से धड़कने लगा। अपने जीवन में उसकी कोई और इच्छा नहीं थी सिवाय इसके कि उसके पास एक प्रथम श्रेणी की शोधन भट्टी हो, भले ही वह उसकी मालिक ना हो, फिर भी कुछ आध्यात्मिक कलाकृतियों को परिष्कृत करने के लिए उसका उपयोग करने से ही वह संतुष्ट हो जाएगा। लेकिन एक प्रथम श्रेणी की रिफाइनिंग भट्टी अविश्वसनीय रूप से महंगी होती है। सामग्री और निर्माण लागत के लिए बड़ी संख्या में स्पिरिट स्टोन्स की आवश्यकता होती है, जो उसकी क्षमता से कहीं अधिक है। यदि एल्डर यू वास्तव में प्रथम श्रेणी की शोधन भट्टी प्राप्त कर सकते थे तो उनके पास मना करने का कोई रास्ता नहीं था। मो हुआ द्वारा तैयार की गई प्रथम श्रेणी की निर्माण विधि की तो बात ही छोड़ दें। मास्टर चेन ने इस पर ध्यानपूर्वक विचार किया और अचानक वह वास्तविकता में वापस आ गए और चौंक गए और बोले, एक प्रथम श्रेणी की संरचना विधि। अब आप एक प्रथम श्रेणी की संरचना बना सकते हैं। हुआ ने गर्व से सिर हिलाया। मास्टर चेन हैरान रह गए, कितना समय हो गया है और आप पहले से ही प्रथम श्रेणी के निर्माण विधियों को चित्रित करने में सक्षम हैं। ये कुछ खास नहीं है। मो हुआ ने अपना छोटा सा हाथ हिलाया और आगे बोला, प्रथम श्रेणी के रिफाइनिंग फनेस और प्रथम श्रेणी के मेल्टिंग फायर फॉर्मेशन के साथ हम अच्छी संख्या में आर्टिफैक्ट रिफाइनर्स को आकर्षित करने में सक्षम होंगे, है ना? प्रथम श्रेणी की फॉर्मेशन विधि का चित्र बनाना कोई बड़ी बात नहीं है।
मास्टर चेन के मन में मिश्रित भावनाएं थीं और उन्होंने आह भरते हुए कहा, चिंता मत करो, एक प्रथम श्रेणी की रिफाइनिंग फनेस और एक प्रथम श्रेणी की फॉर्मेशन विधि का संयोजन कोई भी आर्टिफैक्ट रिफाइनर विरोध करने में सक्षम नहीं होगा। एक कलाकृति शोधक का कौशल स्तर काफी हद तक शोधन भट्टी पर निर्भर करता है। टोंगशियान शहर में केवल कुछ ही प्रथम श्रेणी की शोधन भट्टियां हैं, एक भी प्रथम श्रेणी की संरचना विधि से अंकित नहीं है। यदि कोई ऐसा करने से इनकार कर दे तो वह मूर्ख नहीं तो और क्या होगा। ये बहुत बढ़िया है, मो हुआ को तब आश्वस्त किया गया। इसके तुरंत बाद उसे एक और सवाल याद आया। मास्टर चेन, कलाकृतियों के शोधन के स्तर कैसे निर्धारित किए जाते हैं? ग्रेड। हाँ, मो हुआ ने सिर हिलाते हुए कहा, जैसे एक निर्माण गुरु के लिए नौ निर्माण पैटर्न एक प्रथम श्रेणी की निर्माण पद्धति बनाते हैं। किसी आध्यात्मिक कलाकृति को प्रथम श्रेणी का मानने के लिए क्या मानक है? शोधन भट्टी वास्तव में एक प्रकार की आध्यात्मिक कलाकृति है, केवल इसका उपयोग ताव साधना के उत्पादन पहलुओं के लिए किया जाता है, जो साधकों द्वारा आक्रमण या बचाव के लिए उपयोग की जाने वाली आध्यात्मिक कलाकृतियों से भिन्न है। टोंगशियान शहर के ढीले साधक प्रथम श्रेणी की शोधन भट्टी नहीं बना सकते। एल्डर यू द्वारा वादा किया गया भट्टी भी बाहर से खरीदना पड़ा। लेकिन ढीले साधकों के बीच प्रथम श्रेणी के शिल्पकला शोधक भी होने चाहिए, तो वे प्रथम श्रेणी की आध्यात्मिक शिल्पकला क्यों नहीं बना सकते? यह एक लंबी कहानी है, मास्टर चेन ने शुरू किया। मो हुआ एक छोटे से स्टूल पर बैठ गया, कहानी सुनने के लिए तैयार। मास्टर चेन ने अपने पे का एक घूंट लिया, अपने विचारों को व्यवस्थित किया और शुरू किया। सबसे पहले सबसे कठिन बात यह निर्धारित करना है कि एक गठन गुरु कौन है। केवल ची शोधन के 9वें स्तर का साधक ही प्रथम श्रेणी का गठन गुरु बन सकता है। मास्टर चेन ने मो हुआ की ओर देखा और खांसते हुए कहा, आमतौर पर केवल क्यूई रिफाइनिंग 9वें स्तर के लोग ही प्रथम श्रेणी के फॉर्मेशन मास्टर बन सकते हैं। फिर उन्होंने आगे कहा, फॉर्मेशन मास्टर्स की तुलना में आर्टिफैक्ट रिफाइनर, अल्केमिस्ट और तावीज निर्माता बनने के मानक कहीं ज्यादा उदार हैं। जब तक कोई क्यूई रिफाइनमेंट के बाद के चरणों तक पहुंच जाता है, अभ्यास करता है, अनुभव अर्जित करता है और आर्टिफैक्ट शिल्पकला में एक निश्चित कौशल स्तर तक पहुंच जाता है और एक प्रथम श्रेणी की आध्यात्मिक आर्टिफैक्ट बनाने में सक्षम हो जाता है, तब तक उसे आमतौर पर प्रथम श्रेणी का आर्टिफैक्ट रिफाइनर माना जा सकता है। तो फिर ढीले साधक कभी कभार ही प्रथम श्रेणी की आध्यात्मिक कलाकृतियां क्यों नहीं बना पाते? मो हुआ ने पूछा। इसके कई कारण हैं। उदाहरण के लिए, प्रथम श्रेणी की आध्यात्मिक कलाकृतियां बनाना महंगा होता है, सामग्री दुर्लभ होती है और सामान्य मुक्त साधक इन्हें खरीद नहीं सकते। इसके अलावा विरासत का भी अभाव है, कई मुक्त साधकों के पास विभिन्न आध्यात्मिक कलाकृतियों के लिए कलाकृति नियमावली ही नहीं होती और उन्हें कलाकृतियां बनाने की कुछ तकनीकें सीखने का मौका ही नहीं मिलता। मास्टर चेन ने आह भरते हुए कहा, बेशक सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि हमारे पास अच्छी रिफाइनिंग भट्टियां नहीं हैं। मो हुआ की आंखें चमक उठी, क्या रिफाइनिंग भट्टियां वास्तव में महत्वपूर्ण है? बेशक, मास्टर चेन ने दुखी होकर कहा, शोधन भट्टी एक शिल्प शोधक का हथियार है, ठीक वैसे ही जैसे तलवार साधक के हाथ में तलवार होती है। तलवार के बिना तुम कौन सी तलवारबाजी सीख सकते हो? शोधन भट्टी के बिना तुम कौन सी आध्यात्मिक शिल्प शोधन कर सकते हो? मो हुआ ने बार बार सिर हिलाया, उसे लगा कि यह बात बहुत मायने रखती है। मास्टर चेन ने अपनी रिफाइनिंग भट्टी की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरी पुरानी और जर्जर रिफाइनिंग भट्टी को तुच्छ मत समझो। ये भले ही बड़ी न हो, लेकिन टोंगशियान शहर में ढीले किसानों द्वारा संचालित रिफाइनरी की दुकानों में ये पहले से ही काफी अच्छी मानी जाती है। मास्टर चेन को थोड़ा गर्व हुआ, कई लोग मेरी शोधन भट्टी से ईर्ष्या करते हैं, आध्यात्मिक कलाकृतियों को परिष्कृत करने के लिए इसे उधार लेना चाहते हैं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। यह मेरी आजीविका है, मैं इससे यूं ही कैसे उधार दे सकता हूं? तो बहुत सारे ढीले साधक प्रथम श्रेणी के कलाकृति शोधक नहीं बन सकते क्योंकि उनके पास अच्छी शोधन भट्टियां नहीं हैं और वे प्रथम श्रेणी की आध्यात्मिक कलाकृतियां नहीं बना सकते। बिल्कुल, मास्टर चेन ने कहा, शोधन भट्टी के बिना प्रथम श्रेणी की आध्यात्मिक कलाकृति तैयार करने का कोई मौका नहीं है, इसलिए कोई प्रथम श्रेणी का कलाकृति शोधक कैसे बन सकता है? मो हुआ थोड़ा उत्सुक था, क्या आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग फनेस वास्तव में इतना महत्वपूर्ण है? मास्टर चेन ने कहा, साधना जगत में उत्तम लौह अयस्क और यहाँ तक कि दैत्यों की हड्डियां भी असाधारण रूप से कठोर होती हैं और उन्हें गढ़ने से पहले भट्टी की आग में पिघलाना पड़ता है। क्यूई शोधन क्षेत्र में गोली की आग नहीं होती, इसलिए भट्टी की आग पर निर्भर रहना पड़ता है।
अगर भट्टी का स्तर कम है और अग्नि शक्ति कमजोर है तो सामग्री पिघल नहीं सकती और स्वाभाविक रूप से गढ़ी नहीं जा सकती। महुआ समझ गया, फिर दोबारा पूछा, तो अगर किसी के पास मजबूत आग के साथ एक अच्छी कलाकृति शोधन भट्टी है तो वह प्रथम श्रेणी की आध्यात्मिक कलाकृति कैसे करेगा? मास्टर चेन ने आह भरते हुए कहा, मुझे कहना होगा कि यह थोड़ा परेशानी भरा है। महुआ ने उसके लिए शराब का एक प्याला बनाया। शराब का एक घूंट लो और अपना समय लो। महुआ की जिज्ञासु आंखों को देखकर मास्टर चेन कुछ असहाय महसूस कर रहे थे। चूंकि आप सुनना चाहते हैं तो मैं बस एक सरल स्पष्टीकरण देता हूं। किसी आध्यात्मिक कलाकृति का स्तर ताओवादी दरबार द्वारा निर्धारित मानकों द्वारा निर्धारित होता है। एक प्रथम श्रेणी की आध्यात्मिक कलाकृति, उसमें कितना उत्तम लोहा या समकक्ष सामग्री है, उसे कितने प्रसंस्करण चरणों से गुजारा गया है, उसे कितनी बार गढ़ा गया है, ये सभी माप के मानक हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इसे कितनी बार गढ़ा गया है। आमतौर पर एक प्रथम श्रेणी की आध्यात्मिक कलाकृति को 100 बार गढ़ा जाता है। फिर सामग्री की कठोरता, कलाकृति के विशेष आकार और गढ़ने की तकनीक की जटिलता के आधार पर उचित समायोजन किए जाते हैं। अधिकांश कलाकृति परिशोधकों की सहमति के बाद यह एक प्रथागत प्रथा बन जाती है। फिर ताओवादी न्यायालय इसे आधिकारिक रूप से निर्धारित करता है और मूल्यांकन मानकों में दर्ज करता है। ये निश्चित रूप से परेशानी भरा लगता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप आर्टिफैक्ट रिफाइनर नहीं हैं, इसलिए यह आपको जटिल लगता है। अगर आप आर्टिफैक्ट रिफाइनर बन जाएं, आर्टिफिस मैनुअल के अनुसार कुछ दिनों तक एक बड़ा हथौड़ा चलाएं और कुछ दिनों तक बढ़िया लोहा गढ़ें, तो आप स्वाभाविक रूप से ये सब समझ जाएंगे। महुआ ने अपनी पतली भुजाओं और पैरों को देखा, इस पर विचार किया और इसे भूल जाने का निर्णय लिया। मास्टर चेन हंसे, सीधे शब्दों में कहें तो बात यह है कि आप लोहे पर कितनी बार प्रहार कर सकते हैं। किसी आध्यात्मिक कलाकृति को जितनी बार गढ़ा जाएगा, स्वाभाविक रूप से उसका स्तर उतना ही ऊंचा नहीं होगा। एक कहावत है, 1000 बार ठोकने और 100 बार परिष्कृत करने से एक सफल कलाकृति बनती है, और इसका ठीक यही अर्थ है। तो ये काफी हद तक आकृतियां बनाने जैसा है। एक आकृति जितनी ज्यादा बार बनाई जाती है, उसमें उतने ही ज्यादा आकृतियां होती हैं और उसका स्तर उतना ही ऊंचा होता है। ऐसा लगता है कि इस दुनिया के सभी सिद्धांत आपस में जुड़े हुए हैं। महुआ ने सिर हिलाया। मास्टर चेन भी हंसे, मैं संरचनाओं को नहीं समझता, लेकिन आप जो कह रहे हैं उसके आधार पर ऐसा ही लगता है। महुआ ने फिर पूछा, कीमिया और रून निर्माण के बारे में क्या ख्याल है, क्या वे लगभग एक जैसे ही हैं? रसायन विद्या और रून निर्माण, मुझे लगता है कि ये दोनों एक जैसे हैं, लेकिन मैंने इनका अध्ययन नहीं किया है और मुझे इनकी बारीकियां भी ठीक से समझ नहीं आ रही हैं। आखिरकार हर क्षेत्र का अपना विशिष्ट ज्ञान होता है और लापरवाही से दावे करना ठीक नहीं है। महुआ ने सिर हिलाया, ये सच था। हालांकि वह संरचनाओं में काफी कुशल था, लेकिन कलाकृतियों के शोधन और कीमियागरी में उसे बस बुनियादी बातें ही पता थीं। इसके कई बारीक पहलुओं का उसने कभी प्रत्यक्ष अध्ययन या अभ्यास नहीं किया था, इसलिए उनके बारे में सोचना उसके लिए काफी पेचीदा था। सिर्फ कीमिया और आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग में ही नहीं, बल्कि संरचनाओं में भी मिश्रित संरचनाओं और एकल संरचनाओं के बीच का अंतर काफी महत्वपूर्ण था। वो पंचतत्व संरचनाओं से ज्यादा परिचित था, लेकिन जब बात अन्य संरचनाधुरी संरचनाओं या विशेषता प्रकारों की आती थी, तो वह भी विशेष रूप से स्पष्ट नहीं था। उदाहरण के लिए 3 प्रतिभा संरचनाएं तथा श्री ज्वांग द्वारा उल्लिखित अन्य संरचनाएं, जैसे कि एरी संरचना, 4 प्रतीक संरचनाएं, 7 सितारा संरचनाएं, 8 त्रिग्राम सरणी इत्यादि। उन्होंने अनुमान लगाया कि इनका वास्तविक अध्ययन और उपयोग पंचतत्व संरचनाओं से बहुत भिन्न होगा। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि महुआ ने कुछ क्रूर और विचित्र तकनीकों के बारे में भी सुना था, जैसे कि दानव संरचनाएं, राक्षस संरचनाएं, दुष्ट संरचनाएं, भूत संरचनाएं और शव संरचनाएं, जिन्हें ताओवादी न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से निषिद्ध किया गया था। इसके तुरंत बाद महुआ ने एक और सवाल पूछा, मास्टर चेन, क्या आप तावीज बनाने से परिचित हैं? ज्यादा नहीं, मास्टर चेन ने सच्चाई से जवाब दिया। हालांकि आपको थोड़ा बहुत तो पता ही होगा। मास्टर चेन ने कुछ उलझन के साथ पूछा, आप क्या जानना चाहते हैं? तावीज बनाने और आकृतियां बनाने में क्या अंतर है? टोंगशियान द्वार पर साधना करते समय महुआ ने रूनों के बारे में कुछ बुनियादी पाठ्यक्रमों का भी अध्ययन किया था, लेकिन वे बहुत प्राथमिक और सैद्धांतिक थे, जो ताओ साधना के व्यावहारिक पहलुओं से अलग थे।
संरचनाओं के बारे में सीखते समय मोहुआ को हमेशा ऐसा लगता था कि कागज पर उसके द्वारा बनाई गई संरचनाएं किसी दूसरी दुनिया के रून्स से बहुत मिलती जुलती थीं, जिन्हें वह स्पष्ट रूप से याद करता था। वह कभी भी दोनों के बीच के सटीक अंतर को समझ नहीं पाया कि ढीले साधक शायद ही कभी रूनों का उपयोग करते थे। मोहुआ ने अब तक अपनी आंखों से कभी रून नहीं देखा था, इसलिए उसने ये प्रश्न अपने मन में कहीं पीछे छोड़ दिया था। अब जब वे कलाकृति शोधन पर चर्चा कर रहे थे और उसने रून निर्माण का उल्लेख सुना, मोहुआ को अचानक याद आया और उसने पूछने का फैसला किया। मास्टर चेन ने अपनी दाढ़ी को खींचा और सोचते हुए अपनी भौहें सिकोड़ ली। मैं न तो फॉर्मेशन मास्टर हूं और न ही टेलिस्मैन मास्टर, इसलिए मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, लेकिन चूंकि आपने पूछा है इसलिए मैं आपको वही बताऊंगा जो मैं जानता हूं। अपनी बात समाप्त करने के बाद मास्टर चेन ने कहा, लेकिन ये निश्चित रूप से एक बाहरी व्यक्ति के दृष्टिकोण से कहे गए शब्द हैं, बस विचार प्राप्त करने के लिए सुने और जरूरी नहीं कि इन्हें सत्य मान लें। मोहुआ ने बार बार सिर हिलाया। मेरी जानकारी के अनुसार रून निर्माण की एक शाखा और कलाकृति शोधन की एक शाखा है। फॉर्मेशन और आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग का मिश्रण, मोहुआ ने आश्चर्य से कहा। मास्टर चेन ने उसे कुछ हद तक हंसी से देखा। इतने बेरुखी से मत कहो। ताओ साधना की विभिन्न श्रेणियां एक दूसरे से स्वतंत्र होते हुए भी आपस में जुड़ी हुई हैं। मोहुआ ने एक पल सोचा और कहा, जिस तरह पिल मास्टर्स की कीमिया भट्टियां अपने निर्माण के लिए आर्टिफैक्ट रिफाइनर्स पर निर्भर करती हैं, आर्टिफैक्ट रिफाइनर्स की तैयार की गई भट्टियां ड्राइंग फॉर्मेशन के लिए फॉर्मेशन मास्टर्स पर निर्भर करती हैं, और फॉर्मेशन मास्टर्स कभी कभी अपनी आध्यात्मिक स्याही के लिए पिल मास्टर्स द्वारा तैयार किए गए आध्यात्मिक तरल पदार्थों का उपयोग करते हैं। बहुत अच्छी बात कही। मास्टर चेन ने सहमति में सिर हिलाया, फिर रून्स के विषय पर चर्चा जारी रखी। पिछले कुछ वर्षों में साधना जगत के विकास के साथ ताओ साधना की श्रेणियां भी विकसित और परिवर्तित हुई हैं, और रून स्वाभाविक रूप से कोई अपवाद नहीं है। प्रारंभिक रून वास्तव में संरचनाओं से बहुत अलग नहीं थे, या यूं कहें कि वे सरलीकृत संरचनाएं थीं। कागज पर अंकित आध्यात्मिक शक्ति से सक्रिय उनमें संरचना के कुछ प्रभाव थे, लेकिन ऐसे रूनों में कई समस्याएं थीं। कागज को सुरक्षित रखना मुश्किल था, आध्यात्मिक शक्ति को संग्रहित करना मुश्किल था, और उनकी शक्ति साधक की आध्यात्मिक शक्ति की मात्रा के साथ घटती बढ़ती रहती थी। अगर उन्हें स्पिरिट स्टोन से सक्रिय किया जाए तो उनका उपयोग करना भी बहुत असुविधाजनक होता था। सबसे जरूरी बात, इसमें कोई प्रतिष्ठा नहीं है। तावीज बनाने वालों को अक्सर निम्न स्तरीय फॉर्मेशन मास्टर्स कहा जाता था, जो स्वाभाविक रूप से दूसरों से एक कदम नीचे थे, और यह ऐसी बात थी जिसे कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वर्षों से रूनों में भी कई शक्तिशाली साधकों द्वारा सुधार किया गया है और उनका रूपांतरण हुआ है। आज के रून ताओ साधना की एक ऐसी श्रेणी में विकसित हो गए हैं जो निर्माण और शिल्पकला शोधन दोनों से बिल्कुल अलग है। क्या बदलाव किए गए हैं? मोहुआ काफी उत्सुक था। मास्टर चेन ने कहा, बहुत कुछ बदल गया है, कम से कम दिखावे के मामले में। आजकल कागजी तावीजों की जगह जैद तावीजों ने ले ली है, और अब इनमें सिर्फ आध्यात्मिक शक्ति और निर्माण ही नहीं, बल्कि विशेष मंत्र भी संग्रहित होते हैं, जिससे इन्हें सुरक्षित रखना और इस्तेमाल करना आसान हो जाता है। विशेष मंत्र, ठीक है, रून से एक बार इस्तेमाल होने वाले मंत्रों की तरह होते हैं, सरल और सुविधाजनक। जब तक आप एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाते हैं, आप अपने आध्यात्मिक मूल के गुणों की परवाह किए बिना उनका उपयोग कर सकते हैं। क्या ये बहुत शक्तिशाली नहीं है? मोहुआ कुछ हद तक ललचा गया। मास्टर चेन ने जीभ चटकाते हुए कहा, यह निश्चित रूप से शक्तिशाली है, लेकिन यह बहुत महंगा भी है। लागत बहुत अधिक होगी। मास्टर चेन ने सिर हिलाया। रून्स बनाने के लिए जैद तावीज बनाने हेतु जैद पत्थरों की आवश्यकता होती है, और जैद स्वयं सस्ता नहीं है। रून्स का ग्रेड जितना ऊंचा होगा, उतनी ही महंगी सामग्री की आवश्यकता होगी। इसके अलावा जैद तावीज बनाने में कुछ कलाकृतियों को परिष्कृत करने की तकनीकों का उपयोग किया जाता है, और उनमें सरल संरचनाएं शामिल होती हैं। रून्स बनाने वाले साधकों को जैद तावीजों में मंत्रों को सील करने की विशेष तकनीकें भी सीखनी पड़ती हैं। सुनकर मोहुआ ने अपना सिर हिलाया, महंगा और परेशानी भरा। बिल्कुल, मास्टर चेन ने सहमति जताई। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मैंने इसे कभी नहीं देखा। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे महंगे हैं और कोई भी उन्हें खरीद नहीं सकता। यदि किसी को संयोगवश एक या दो रून मिल भी जाएं, तो उनका उपयोग करने के बजाय उन्हें बेचना अधिक उचित होगा, तथा उन्हें स्पिरिट स्टोन्स के लिए व्यापार करना अधिक व्यावहारिक होगा। मोहुआ ने फिर पूछा, क्या कोई और अंतर है? जरूर है, लेकिन मुझे बस इतना ही पता है, मास्टर चेन ने कहा।
ये सब सच ही बातें हैं। मुझे इनके बारे में एक तावीज़ मास्टर के साथ एक अनौपचारिक बातचीत में पता चला, जिसके लिए मैं एक आध्यात्मिक कलाकृति गढ़ रहा था। जहां तक गहरी पेचीदगियों की बात है, मुझे कुछ भी पता नहीं है। मास्टर चेन ने क्षमा याचना भरे स्वर में कहा, आखिरकार मैं कोई तावीज़ मास्टर नहीं हूं और मुझे तावीज़ बनाने की कोई समझ नहीं है। मुंह हुआ ने जवाब दिया, कोई चिंता नहीं, मैं भी इसे नहीं समझता। मास्टर चेन मुस्कुराए, ठीक है, जब भविष्य में तुम्हें इसके बारे में पता चले तो वापस आकर मुझे इसके बारे में बताना। यह एक वादा है। मोहुआ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बातचीत खत्म होने के बाद मोहुआ को एहसास हुआ कि वह मास्टर चेन से काफी देर से बात कर रहा था और देर हो रही थी, इसलिए वह उठा और वहां से चला गया। मास्टर चेन, मैं अब वापस जा रहा हूँ। रिफाइनरी शॉप का काम तो निपट ही जाएगा। इसकी चिंता मत करो। मास्टर चेन ने उसे रुकने के लिए दबाव नहीं डाला, बल्कि दाजू की ओर मुड़े और कहा, दाजू, उसे बाहर ले जाओ। ठीक है। दाजू ने खुशी से सहमति जताई। फिर दाजू मोहुआ के साथ घर गया और रास्ते भर बातें करता रहा। दाजू ने मोहुआ के साथ हाल की कुछ दिलचस्प घटनाएं साझा की, जिन्हें मोहुआ ने बड़ी दिलचस्पी से सुना। इस विशाल संसार में आश्चर्यों से भी बढ़कर आश्चर्य हैं और असंख्य साधकों के साथ सभी प्रकार की गड़बड़ियां घटित होना निश्चित है। कहानियों से भरे मोहुआ ने ताओ साधना के मार्ग के बारे में अपनी समझ का विस्तार किया। घर पहुंचकर मोहुआ ने दाजू को कुछ खाने पर आमंत्रित किया। दाजू शर्माते हुए हंसा, लेकिन बिना किसी औपचारिकता के उसने मोहुआ का आतिथ्य खुले दिल से स्वीकार कर लिया। आर्टिफैक्ट रिफाइनर का मामला अस्थायी रूप से सुलझ जाने के बाद अगला कदम मास्टर चेन के बारे में देखना था। तोनशियान शहर में कई वर्षों तक आध्यात्मिक कलाकृतियों को परिष्कृत करने के बाद मास्टर चेन कई साधकों को जानते थे और अच्छी संख्या में कलाकृतियों को परिष्कृत करने वालों से परिचित थे, और वे नवस्थापित रिफाइनरी शॉप में शामिल होने के लिए उनमें से कई को राजी करने में सक्षम हो सकते थे। मोहुआ को जल्द ही एक और समस्या सूझी। अगर रिफाइनरी शॉप सफलतापूर्वक स्थापित हो गई तो अगला विचार कीमियागर के व्यवसाय पर होगा। तोनशियान शहर में कीमियागर और भी दुर्लभ थे और शायद उन्हें भर्ती करना भी मुश्किल था। पहले से तैयारी करना हमेशा अच्छा होता है, अन्यथा जब समय आएगा अपर्याप्त तैयारी के कारण कई प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं। इस पर विचार करते हुए मोहुआ ने कुछ शराब और मांस लिया और एप्रिकॉट फॉरेस्ट हॉल में ओल्ड मिस्टर फैंग से मिलने चला गया। दादाजी फैंग, मैं आपसे मिलने आया हूँ। मोहुआ ने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया। बूढ़े मिस्टर फैंग ने मोहुआ की ओर देखा और आधी मुस्कान के साथ कहा, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? मोहुआ को हैरानी हुई, क्या यह इतना स्पष्ट है? बूढ़े मिस्टर फैंग ने हंसते हुए कहा, मैंने तुम्हें तब से बड़ा होते देखा है जब तुम छोटे थे। ओह, चूंकि बूढ़े श्री फैंग ने पूछा था, मोहुआ ने बात को घुमा फिराकर नहीं बताया और सीधे तौर पर रिफाइनरी शॉप और अल्केमिस्ट के व्यवसाय दोनों की योजनाएं साझा की। जैसे जैसे बूढ़े मिस्टर फैंग सुन रहे थे, उनकी अभिव्यक्ति और गंभीर होती गई। क्या एल्डर यू सचमुच ऐसा सोच रहे हैं और वैसा ही कर रहे हैं? मोहुआ ने अपना सिर हिलाया। कुछ देर सोचने के बाद बूढ़े मिस्टर फैंग ने कहा, ठीक है, मैं इसमें मदद करने के लिए सहमत हूँ। वृद्ध श्री फैंग, एक बड़े दिल वाले डॉक्टर, संभवतः किसी भी ऐसी बात से सहमत होंगे जो वास्तव में टोंगक्सियन शहर के निचले हिस्से में रहने वाले ढीले साधकों के लिए लाभदायक हो। मोहुआ ने शुरू में यही सोचा था, लेकिन बूढ़े मिस्टर फैंग की इस बात पर सहमति से उसे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद दादाजी फैंग, हालांकि मैं सहमत हूं, फिर भी कुछ ऐसी चीज है जिसके लिए आपको तैयार रहना होगा, बूढ़े श्री फैंग ने कहा। तैयार रहो। मोहुआ कुछ उलझन में था। एक क्षण रुककर बूढ़े श्री फैंग ने आगे कहा, इस दुनिया में कुछ चीजें अच्छे इरादों से शुरू होती हैं, लेकिन हितों की अपरिहार्य उलझने और मानव स्वभाव की अप्रत्याशितता एक अराजक और गड़बड़ अंत की ओर ले जा सकती है। मोहुआ एक पल के लिए अचंभित रह गया, लेकिन सोचने के बाद उसे लगा कि शब्दों में बहुत सच्चाई थी। दादाजी फैंग, मैं इसे याद रखूंगा, मोहुआ ने गंभीरता से कहा। कुछ सोचने के बाद उन्होंने आगे कहा, हालांकि चूंकि इससे सभी को फायदा होता है, इसलिए ये काम अभी भी किया जाना जरूरी है। अगर हालात बदलते भी हैं तो ये भविष्य की बात है। सिर्फ सतर्कता बरतने से हम कुछ नहीं कर सकते। बूढ़े मिस्टर फैंग ने मोहुआ को देखा, कुछ आश्चर्यचकित हुए, फिर स्वीकृति भरी निगाहों से उन्होंने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, भले ही चीजें अराजक हो जाएं, आपको जो करने की जरूरत है उसे करने में दृढ़ रहना चाहिए। मिस्टर फैंग और मास्टर चेन दोनों सहमत हो गए और मोहुआ ने एल्डर यू को इस मामले की जानकारी दी।
एल्डर यू को कुछ आश्चर्य हुआ, यहाँ तक कि बूढ़े मिस्टर फैंग भी सहमत हो गए। हालांकि वृद्धश्री फैंग के पास केवल ची शोधन के 9वें स्तर का साधना स्तर था, वे एक प्रथम श्रेणी के औषधि गुरु थे जिन्होंने तोंगशियान शहर में एक औषधि भवन खोला था। इतने वर्षों तक लोगों को ठीक करने और उनकी रक्षा करने के कारण उनके व्यापक संपर्क थे और साधकों के बीच उनकी उच्च प्रतिष्ठा थी। एल्डर यू ने पहले भी उनसे मिलने के लिए एक विशेष यात्रा की थी और अप्रत्यक्ष रूप से इस मामले को उठाया था, लेकिन बूढ़े श्री फैंग ने बुढ़ापे और कठिन काम को सहन करने की ताकत की कमी का हवाला देते हुए चतुराई से इनकार कर दिया था। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि बूढ़े मिस्टर फैंग अब सहमत होंगे। ओल्ड मिस्टर फैंग के कीमियादाव कौशल और विशाल संबंधों के साथ निश्चित रूप से अल्केमिस्ट बिजनेस के कीमियागरों को अब चिंता करने की जरूरत नहीं थी। एल्डर यू उत्सुक थे, आपने उन्हें कैसे मनाया? मो हुआ ने थोड़ा भौहें चढ़ाई, मैंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन यह एक अच्छा काम है जिससे सभी को फायदा होता है। दादाजी फैंग और मास्टर चेन आमतौर पर ऐसी चीजों से इनकार नहीं करते। हो सकता है उन्होंने आपको मना न किया हो, लेकिन उन्होंने मुझे मना कर दिया। एल्डर यू ने मोहुआ को फिर से देखा और मन ही मनाह भरी। ऐसा लगता है कि इस बच्चे मोहुआ का अंकित मूल्य फाउंडेशन स्थापना के एक बुजुर्ग से भी अधिक है। मोहुआ ने फिर अपने काम के बारे में पूछा, बड़े यू, आपने जो रिफाइनिंग फर्नेस खरीदी है उसके बारे में क्या कहेंगे? ये रास्ते में है और कुछ दिनों में आ जाएगा। टोंगशियान शहर में भी रिफाइनिंग भट्टियां बिक्री के लिए उपलब्ध थीं, लेकिन पहली श्रेणी की नहीं। हालांकि कुछ दुकानें बेचना चाहती थीं, एल्डर यू ने पूछताछ की थी, लेकिन कियान परिवार के प्रभाव के कारण उन्होंने बेचने की हिम्मत नहीं की। एल्डर यू के पास अपने संपर्कों का उपयोग करने और पड़ोसी अमर शहर से एक नया प्रथम श्रेणी का शोधन भट्टी खरीदने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये चोरी तो नहीं हो जाएगा, है ना? मोहुआ थोड़ा चिंतित था। ये कैश ऑन डिलीवरी है, इसलिए अगर यह चोरी हो भी जाए तो हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे रिफाइनरी शॉप के दरवाजे पर रिफाइनिंग फर्नेस पहुंचाना होगा, उसके बाद ही उन्हें स्पिरिट स्टोन्स दूंगा, एल्डर यू ने जवाब दिया। मोहुआ ने सिर हिलाया। ये बिल्कुल एल्डर यू की तरह है, जो अपने व्यवहार में इतने पारंगत है और जब तक लाभ न दिख जाए तब तक कोई कदम न उठाने पर अड़े रहते हैं। यह एक अच्छी आदत है और मोहुआ ने सोचा कि उसे इससे सीखना चाहिए। और शोधन भट्टी पर संरचना कोई समस्या नहीं है ना? एल्डर यू ने फिर पूछा। मोहुआ ने अपनी छाती थपथपाई, चिंता मत करो, इसे मुझ पर छोड़ दो। मैंने इसे अभी तक नहीं सीखा है, लेकिन मुझे तेज होना चाहिए। अब इसे सीख रहा हूं। एल्डर यू की भावनाएं मिली जुली थीं। अगर कोई और फॉर्मेशन मास्टर होता तो शायद उसे चिंता होती कि जरूरत पड़ने से ठीक पहले वे फॉर्मेशन सीख लेंगे, लेकिन मोहुआ के मामले में एल्डर यू के पास कहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। उन्होंने कहा, जब रिफाइनिंग फर्नेस आ जाएगी तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, मोहुआ ने सिर हिलाया। इसके बाद मोहुआ ने अपना समय प्रथम श्रेणी की कलाकृति के लिए पिघलती आग संरचना का अध्ययन करने में बिताया। इस बीच मास्टर कियान परिवार के मुखिया कियान होंग से मिलने के लिए अध्ययन कक्ष में पहुंचे। मास्टर कियान का रंग थोड़ा पीला था और वह थोड़ा थका हुआ लग रहा था, लेकिन उसकी आत्मा उत्सुक थी और उसकी आंखों में उत्साह दिखाई दे रहा था। परिवार प्रमुख, कुछ दिनों के समर्पित शोध के बाद मैंने प्रथम श्रेणी के पिघलने वाली अग्नि संरचना में पूरी तरह से महारत हासिल कर ली है। कियान होंग की भौहें खुशी से उठ गईं, आपने बहुत मेहनत की है मास्टर कियान। मैं तुरंत हमारे परिवार की प्रथम श्रेणी की कलाकृति भट्टी को साफ करने, मूल संरचना पैटर्न हटाने का आदेश दूंगा और आपसे स्वयं प्रथम श्रेणी की पिघलती आग की संरचना बनवाने को कहूंगा। कियान होंग ने सम्मानपूर्वक कहा, मैं ये कार्य आपको सौंपता हूँ गुरुजी। बिल्कुल, कियान होंग ने भी राहत की सांस ली, इसके साथ हम बढ़त ले सकते हैं। मॉन्स्टर हंटर की रिफाइनरी शॉप की सफल स्थापना और तैयारियों की सारी हलचल, साथ ही यू चांगलिन द्वारा कहीं और से प्रथम श्रेणी की आर्टिफैक्ट फर्नेस खरीदने में कामयाब होना ने कियान होंग पर बहुत दबाव डाला था। कलाकृतियों का शोधन भट्टी पर बहुत अधिक निर्भर करता है। जब तक उनकी शोधन भट्टियां मॉन्स्टर हंटर्स की तुलना में बेहतर हैं और उनकी संरचनाएं अधिक मजबूत हैं, तब तक उनके द्वारा परिष्कृत आध्यात्मिक कलाकृतियों की गुणवत्ता और मात्रा अधिक होगी। यू चांगलिन का ये सोचना कि वह कियान परिवार के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है, एक मूर्खता का सपना है। जब तक यू चांगलिन की रिफाइनरी शॉप का राजस्व खर्चों को कवर नहीं करता है, तब तक इसकी गिरावट केवल समय की बात है और फिर वह व्यवसाय को संभाल लेंगे।
इस पूरे समय यू चांगलिन व्यस्त रहा है, लेकिन अंत में वह सिर्फ कियान परिवार के लिए एक शादी की पोशाक तैयार कर रहा था। कियान होंग ने हर चीज पर विचार किया और महसूस किया कि एकमात्र परिवर्तनशील चीज संरचना थी। अधिकांश ताओ साधना उद्योगों में मूल संरचना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कियान होंग को अभी भी कुछ असहज महसूस हुआ और उसने फिर से पुष्टि की, क्या मॉन्स्टर हंटर्स के बीच फॉर्मेशन मास्टर्स के लिए प्रथम श्रेणी के पिघलने वाली आग फॉर्मेशन को सीखना वास्तव में असंभव है। मास्टर कियान ने अपना हाथ हिलाया, परिवार प्रमुख निश्चिंत रहें, ये बिल्कुल असंभव है। कियान होंग थोड़ा हैरान हुआ, आप इतने आश्वस्त क्यों हैं गुरुजी? मास्टर कियान शांति से मुस्कुराए, अगर मैंने इस संरचना में महारत हासिल नहीं की होती तो मैं इतना आश्वस्त नहीं हो पाता। लेकिन अब जब मैंने इसे समझ लिया है तो स्वाभाविक रूप से मैं समझ गया हूं। ये संरचना कठिन है, यह ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई साधारण संरचना गुरु सीख सके। कियान होंग ने भौहें चढ़ाईं, क्या ये सचमुच इतना मुश्किल है? परिवार प्रमुख, आप फॉर्मेशन मास्टर नहीं हैं और आप इसमें शामिल जटिलताओं को नहीं समझते हैं। मास्टर कियान ने समझाया, प्रथम श्रेणी के पिघलने वाले अग्नि स्वरूप के निर्माण पैटर्न कुछ अस्पष्ट हैं और उनके स्ट्रोक मूल अग्नि श्रृंखला स्वरूप पैटर्न से थोड़े अलग हैं। स्वरूप धुरी संरचना पारंपरिक है, फिर भी इसके लिए और भी अधिक दिव्य अनुभूति की आवश्यकता होती है। कियान होंग की नजरें एकाग्र हो गईं, क्या ये सभी प्रथम श्रेणी की निर्माण विधियां नहीं हैं? आवश्यक दिव्य ज्ञान में इतना अंतर क्यों है? परिवार के मुखिया को शायद पता न हो, मास्टर कियान ने गंभीरता से कहा, संरचनाएं स्वर्गीय दाव की अभिव्यक्तियां हैं जबकि श्रेणीकरण मानवीय मूल्यांकन का विषय है। स्वर्गीय दाव द्वारा प्रकट किए गए संरचना पैटर्न मानव निर्मित मानकों का इतनी बारीकी से पालन कैसे कर सकते हैं? इस प्रकार संरचनाओं के एक ही स्तर में कुछ अन्य की तुलना में अधिक कठिन है और कुछ के लिए अधिक दिव्य ज्ञान की आवश्यकता होती है, जबकि अन्य के लिए कम। सामान्यतः वे सभी केवल मामूली विचलन के साथ एक ही ढांचे में आते हैं। कियान होंग ने कुछ भावुकता के साथ टिप्पणी की, संरचनाएं वास्तव में गहन और जटिल हैं। मास्टर कियान ने आगे कहा, अन्य प्रथम श्रेणी संरचनाओं की तुलना में प्रथम श्रेणी पिघलने वाली अग्नि संरचना के लिए थोड़ी अधिक दिव्य अनुभूति की आवश्यकता होती है। इस अतिरिक्त दिव्य अनुभूति को कम मत आंकिए। जब ये सीमा के करीब पहुंच जाती है तो इसे थोड़ा सा भी बढ़ाना स्वर पर चढ़ने जितना कठिन होता है। पिघलने वाली अग्नि संरचना के लिए आवश्यक अतिरिक्त दिव्य अनुभूति संरचना गुरुओं के लिए एक बड़ी बाधा है जिसे सभी पार नहीं कर सकते। इसके अलावा इसके निर्माण पैटर्न काफी अस्पष्ट है और इनसे परिचित होने के लिए अतिरिक्त अभ्यास की आवश्यकता होती है। हालांकि उच्च दिव्य अनुभूति की आवश्यकता के कारण इसका बार बार अभ्यास करना उचित नहीं है। इसलिए इस विशिष्ट निर्माण में निपुणता प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। यदि कोई इसे वास्तव में सीख लेता है तो उसमें निश्चित रूप से प्रथम श्रेणी के निर्माण गुरु जैसी शक्ति होनी चाहिए। कियान होंग ने आधी अधूरी बात सुनी, लेकिन उसने मामले का सार समझ लिया और खुशी से उसे बधाई दी। गुरुजी, इस प्रशिक्षण की आपकी समझ के साथ प्रशिक्षण में आपकी दक्षता निश्चित रूप से और भी बढ़ गई होगी। अगले मूल्यांकन में प्रथम श्रेणी प्रशिक्षण गुरु की उपाधि आपकी पहुंच में होनी चाहिए। आप मेरी चापलूसी कर रहे हैं परिवार प्रमुख। इससे मेरी संभावनाएं कुछ हद तक बढ़ जाती हैं। जब तक धूल नहीं बैठ जाती कुछ भी निश्चित नहीं है, मास्टर कियान ने विनम्रता से उत्तर दिया, लेकिन उनके हाव भाव से उनका अहंकार प्रकट हो रहा था। अमर शहर में वास्तव में मान्यता प्राप्त फॉर्मेशन मास्टर्स बहुत कम थे और वह उनमें से एक बनने वाला था। कियान होंग ने तुरंत अपने अधीनस्थों को प्रथम श्रेणी की शोधन भट्टी तैयार करने और मास्टर कियान को संरचना अंकित करने के लिए आमंत्रित करने का निर्देश दिया। 2 दिन बाद मोहुआ ने प्रथम श्रेणी की मेल्टिंग फायर फॉर्मेशन भी सीख ली। हालांकि मोहुआ को यह बात पता चल गई थी, फिर भी वह भौंचक्का रह गया। वह आमतौर पर एक सामान्य प्रथम श्रेणी की संरचना 1 या 2 दिन में सीख लेता है, लेकिन इस प्रथम श्रेणी की मेल्टिंग फायर संरचना को पूरी संरचना को धारा प्रवाह लिखने में उसे कुल मिलाकर 4 से 5 दिन लगे। ऐसा इसलिए नहीं था कि इस विशेष संरचना के लिए अत्यधिक मात्रा में दिव्य ज्ञान की आवश्यकता थी। मोहुआ की राय में प्रथम श्रेणी के पिघलने वाले अग्नि गठन के लिए आवश्यक दिव्य भावना वास्तव में थोड़ी अधिक थी, लेकिन केवल थोड़ी सी, जो उसके लिए नगण्य थी, कम से कम प्रथम श्रेणी के मिश्रित गठन के लिए आवश्यक से कम थी। मोहुआ सीखने में धीमा था क्योंकि संरचना पैटर्न कुछ अस्पष्ट थे और वह बुनियादी संरचना पैटर्न के अनुसार ही चित्र बनाने का आदी हो गया था। जब भी कोई विसंगति होती तो गलतियां करना आसान होता था।
मो हुआ ने कई दिनों तक लगातार अभ्यास किया, जब तक कि उसने पैटर्न को याद नहीं कर लिया और प्रथम श्रेणी के पिघलने वाले अग्नि प्रारूप को अंकित करने में सफल नहीं हो गया। ये प्रथम श्रेणी की पिघलने वाली अग्नि संरचना वास्तव में थोड़ी कठिन है, मो हुआ ने सहमति जताते हुए सिर हिलाया। प्रथम श्रेणी की पिघलने वाली अग्नि संरचना सीखने के बाद अगला कदम औपचारिक रूप से इसे रिफाइनिंग फर्नेस पर चित्रित करना था। अगले ही दिन एल्डर ने मो हुआ को सूचित किया कि शोधन भट्ठी वितरित कर दी गई है। आंगन में कई दर्जन फीट ऊंची एक विशाल शोधन भट्ठी खड़ी थी। इसका डिजाइन प्राचीन था, ये 3 पैरों पर खड़ा था, जिसका ऊपरी आवरण छत जैसा था, इसका पेट कटोरे जैसा था तथा इसके पूरे शरीर पर बादलों के पैटर्न उकेरे गए थे, जो उत्तम लोहे से बना था और गहरे काले भूरे रंग की चमक बिखेर रहा था। मो हुआ ने रिफाइनिंग फर्नेस की ओर देखा और आश्चर्य से अपना मुंह खोले बिना नहीं रह सका। मात्र 10 वर्ष की आयु में मो हुआ रिफाइनिंग फर्नेस के सामने खड़ा होकर और भी छोटा लग रहा था। केवल मो हुआ ही हैरान नहीं था, उसके पास खड़े मास्टर चेन भी अंदर से स्तब्ध थे। वह शोधन भट्ठी के चारों ओर घूमता रहा, उसे बाईं ओर से और फिर दाईं ओर से देखता रहा। उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाना चाहता था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं की, मानो शोधन भट्ठी महज एक भ्रम था जिसे उसने स्वयं बनाया था, जिसे छूते ही वह गायब हो जाएगा। उन्होंने अपने जीवन में इतनी बड़ी रिफाइनिंग भट्ठी कभी नहीं देखी थी। जब वह युवा थे और सीख रहे थे, तो वह हमेशा किसी और की शोधन भट्ठी किराए पर लेते थे। छोटी और जर्जर कमजोर मारक क्षमता वाली लोहे के एक टुकड़े को गर्म करने में आधा दिन लग जाता था। ये समय लेने वाली और श्रमसाध्य थी और वह उच्च गुणवत्ता वाली आध्यात्मिक कलाकृतियों का शोधन नहीं कर सकते थे। बाद में जब वह एक आर्टिफैक्ट रिफाइनरी शॉप में सहायक बन गया, तो उसने दिन रात आर्टिफैक्ट्स गढ़ने में मेहनत की, लंबे समय तक स्पिरिट स्टोन्स जमा किए और उसके बाद ही वह अपनी रिफाइनिंग फर्नेस खरीद पाया। रिफाइनिंग फर्नेस के साथ वह अपनी रिफाइनरी शॉप शुरू करने के योग्य हो गया। उनकी रिफाइनिंग भट्ठी बड़ी नहीं थी और उनकी रिफाइनरी की दुकान अपेक्षाकृत छोटी थी, लेकिन वह पहले से ही इससे काफी संतुष्ट थे। बहुत से आर्टिफैक्ट रिफाइनर्स को अपना पूरा जीवन बिना रिफाइनिंग फर्नेस के संघर्ष करना पड़ सकता है, रिफाइनरी शॉप शुरू करने की तो बात ही छोड़ दीजिए। उन्होंने अन्य बड़ी रिफाइनरी दुकानों में भी अध्ययन किया था और वास्तविक प्रथम श्रेणी की रिफाइनिंग भट्टियां देखी थीं। रिफाइनिंग भट्टी का विशाल आकार और उसके अंदर की धधकती लपटें उन्हें ईर्ष्या से भर देती थीं। लेकिन वे सब दूसरों की वस्तुएं थीं, उनके लिए अप्रासंगिक, वह उन्हें केवल देख सकता था, और यह संभव था कि वह अपने जीवनकाल में प्रथम श्रेणी की शोधन भट्टी का उपयोग कभी न कर सके, उससे आध्यात्मिक कलाकृति बनाने की तो बात ही छोड़ दें। हालांकि अब एकदम नई और सही सलामत रिफाइनिंग फर्नेस उसके सामने थी। ये वास्तव में प्रथम श्रेणी की शोधन भट्ठी थी और यह उससे भी बड़ी थी जितनी उसने पहले देखी थी। इसके अलावा वह इस शोधन भट्ठी का उपयोग आध्यात्मिक कलाकृतियां बनाने के लिए कर सकता था। मास्टर चेन को इसके बारे में सोचकर ही ऐसा लगा जैसे वह सपना देख रहे हो। आज तक वे इस पर विश्वास नहीं कर पाए। एल्डर यू थोड़ा आत्मसंतुष्ट लग रहे थे। अच्छा, ये कैसा रहेगा? ये शोधन भट्ठी काफी बड़ी है ना? मो हुआ ने सिर हिलाया, फिर धीरे से कहा, यह बहुत बड़ा है ना? क्या आपने मुझसे रिफाइनिंग फर्नेस लाने के लिए नहीं कहा था? जितना बड़ा उतना अच्छा। एल्डर यू ने पूछा। मैंने ऐसा कहा था, लेकिन ये थोड़ा बड़ा लगता है। मो हुआ की जबान बंद गई और फिर उसने पूछा, क्या सभी प्रथम श्रेणी की रिफाइनिंग भट्टियां इतनी बड़ी होती हैं? आमतौर पर नहीं, यह विशेष रूप से बड़ा है, यही कारण है कि इसे बेचा नहीं जा सका, एल्डर यू ने उत्तर दिया। मो हुआ हैरान रह गया, बेचा नहीं जा सकता? ये सही है, ये बड़ा तो है पर बेकार है, बेचा नहीं जा सकता। एल्डर यू ने अपने सामने रखी रिफाइनिंग भट्टी को देखा और आगे कहा, छोटी रिफाइनरी दुकानें आमतौर पर छोटी रिफाइनिंग भट्टियों का इस्तेमाल करती हैं, यहां तक कि मध्यम से बड़ी भट्टियों का भी। अगर वे पहली श्रेणी की रिफाइनिंग भट्टी का भी इस्तेमाल करते हैं, तो भी इतनी बड़ी भट्टी की कोई जरूरत नहीं है। शोधन भट्टी जितनी बड़ी होगी, उसके अंदर संरचनाओं को खींचना उतना ही मुश्किल होगा, और जितनी ज्यादा सामग्री की जरूरत होगी, उसका उत्पादन उतना ही महंगा होगा, और इस तरह उसे बेचना भी उतना ही महंगा होगा। अगर हमने आध्यात्मिक खदान से खनन न किया होता और हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत न होती, तो हम इसे वहन भी नहीं कर पाते। अगर इसे बेचा नहीं जा सकता था, तो वे इतनी बड़ी रिफाइनिंग भट्टी क्यों बनाते? मो हुआ ने हैरान होकर पूछा। अगर उन्होंने इसे बनाया ही नहीं, तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि यह बिक नहीं सकता? एल्डर यू ने रिफाइनिंग फर्नेस को थपथपाया, और अब तो ये बिक भी गया है ना? हमने इसे खरीदा है।
मो हुआ को कुछ क्षणों के लिए शब्द नहीं सूझ रहे थे। एल्डर यू फिर हंसे, हमें तो ये सस्ते में मिल भी गया। ये रिफाइनिंग फनेस सालों से पड़ा था और कोई खरीदार नहीं था, और इसी वजह से मुझे इसकी कीमत कम करने का बहाना मिल गया। मो हुआ अंदर ही अंदर हैरान था, सोच रहा था कि अगर एल्डरयू ने इसे सच समझा तो उन्होंने कीमत पर कितनी कठोरता से मोलभाव किया होगा। ठीक है, मुझे रिफाइनिंग फनेस भी मिल गई है, इसलिए अब यह आप पर निर्भर है। एल्डरयू ने मो हुआ के कंधे पर थपथपाया। चिंता मत करो। मो हुआ ने सबसे पहले किसी को रिफाइनिंग फनेस को अलग करने को कहा, फिर आयामों और विशिष्टताओं को मापा तथा फॉर्मेशन डिजाइन पर विचार करने से पहले उन सभी को कागज पर लिख लिया। यह विशाल रिफाइनिंग फनेस मो हुआ के लिए प्रथम श्रेणी के मेल्टिंग फायर कंपाउंड फॉर्मेशन में अपना हाथ आजमाने के लिए एकदम उपयुक्त था। हालांकि कई प्रकार के यौगिक निर्माण होते हैं जिनमें प्रथम श्रेणी के पिघलने वाली अग्नि संरचना शामिल है, और शोधन भट्टियां विभिन्न आकार और प्रकार की होती हैं। इसलिए किस विशिष्ट निर्माण विधि का उपयोग किया जाए, यौगिक संरचना का निर्माण कैसे किया जाए, और शोधन भट्टी पर संरचना को कैसे चित्रित किया जाए, इन सब पर मो हुआ को सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता थी। चयन करने के बाद मो हुआ ने अंततः इस विशाल प्रथम श्रेणी शोधन भट्टी पर लागू करने के लिए प्रथम श्रेणी पिघलने वाली आग और स्पिरिट यौगिक गठन को नियंत्रित करना नामक एक गठन विधि को चुना। प्रथम श्रेणी की पिघलने वाली अग्नि और नियंत्रित करने वाली स्पिरिट यौगिक संरचना एक बुनियादी 5 तत्व धुरी संरचना से बनी है, जो प्रथम श्रेणी की पिघलने वाली अग्नि संरचनाओं के 2 सेटों, एक स्पिरिट गैदरिंग एरे, एक कोल्ड एयर संरचना और एक गोल्ड स्टोन संरचना को बनाए रखती है। इसमें एक एकल पिवट है तथा संरचनाओं के 5 सेट हैं, जिनमें प्रथम श्रेणी संरचनाओं के 2 सेट भी शामिल हैं। यह मो हुआ द्वारा अब तक किए गए निर्माण विधियों का सबसे जटिल सेट है, जिसमें दिव्य इंद्रिय का अत्यधिक उपयोग और दिव्य इंद्रिय की शक्ति की अत्यधिक मांग शामिल है। मो हुआ ने निर्णय लिया कि यदि वह इसे सीख सकता है तो वह संयुक्त संरचना को चित्रित करेगा, यदि नहीं तो वह एक प्रथम श्रेणी के पिघलने वाले अग्नि संरचना को छोड़कर कोनों में कटौती करेगा, जो पूरे संयुक्त संरचना की जटिलता को बहुत कम कर देगा। हालांकि यह एक समझौता था, एक सुरक्षा उपाय था। यदि संभव हो तो मो हुआ अभी भी कंपाउंड फॉर्मेशन का पूरा सेट चित्रित करना चाहता था। आखिरकार एक बार यह मौका चला गया तो इस तरह की कोई दूसरी दुकान नहीं होगी, और शायद कोई भी ऐसा नहीं होगा जो मो हुआ के लिए चित्रकारी का अभ्यास करने हेतु इतनी बड़ी प्रथम श्रेणी की रिफाइनिंग भट्टी खरीदने के लिए फिर से बहुत सारा पैसा खर्च करेगा। मो हुआ को अपनी सीख को लागू करने और फॉर्मेशन बनाने का अभ्यास करने का अवसर मिला। मो हुआ ने रिफाइनिंग फनेस के विनिर्देशों और आयामों, इसके आंतरिक लेआउट और प्रथम श्रेणी के पिघलने वाली आग और नियंत्रित स्पिरिट कंपाउंड निर्माण के लिए आवश्यक बुनियादी निर्माण विधि के अनुसार प्रारंभिक रूप से निर्माण आरेख को डिजाइन करने के लिए कुछ समय बिताया। आरेख की जांच करने के बाद मो हुआ को लगा कि इसमें कोई चूक नहीं थी, और उसने उन सभी बातों पर विचार कर लिया था जिन पर विचार करने की आवश्यकता थी, या यूं कहें कि उन सभी बातों पर विचार कर लिया था जिन पर वह विचार करने के बारे में सोच सकता था। फिर मो हुआ ने इस संरचना आरेख को समीक्षा के लिए श्री जुआंग के समक्ष प्रस्तुत किया। श्री जुआंग अपनी भौहें चढ़ाने से खुद को नहीं रोक सके, क्योंकि उन्होंने सोचा कि उनके शिष्य जो प्रश्न पूछने आए थे वे हर बार और अधिक अपमानजनक होते जा रहे थे। वह क्यूई शोधन के केवल 6ठे स्तर पर है, फिर भी वह पहले से ही 2 प्रथम श्रेणी के गठन विधियों के साथ एक मिश्रित गठन पर परामर्श कर रहा है, और यह भी कुछ ऐसा है जिसे उसने शोधन भट्टी के अनुसार समायोजित किया है। यद्यपि यह पूर्णतः सही नहीं था, फिर भी उन्होंने सभी बुनियादी तत्वों पर विचार किया था, और यह बमुश्किल प्रयोग योग्य था। श्री जुआंग ने चित्र पर नजर डाली और सहजता से कुछ स्थानों की ओर इशारा करते हुए कहा, इन क्षेत्रों के बारे में फिर से सोचो। अगर तुम इसे इस तरह चित्रित करोगे तो आध्यात्मिक शक्ति का प्रवाह बाधित होगा, और कलाकृतियों के शोधन के दौरान और अधिक आत्मिक पत्थरों का उपभोग होगा। मो हुआ ने जल्दी से सिर हिलाया। आत्मा पत्थर मिलना कठिन था और उन्हें बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा यहाँ धुरी की भूमिका केवल एकल संरचनाओं को एक संयुक्त संरचना में जोड़ना नहीं है, बल्कि एक नियंत्रक के रूप में कार्य करना है। धुरी का उपयोग आध्यात्मिक शक्ति के प्रवाह को समायोजित करने और इस प्रकार शोधन भट्टी के तापमान को नियंत्रित करने के लिए करना है। चित्रकारी करते समय इस बात का पूरा ध्यान रखें, श्री जुआंग ने आगे सलाह दी। समझ गया सज्जन, मो हुआ ने जवाब दिया। इसके बाद मो हुआ ने कुछ और प्रश्न पूछे, जिनका उत्तर श्री जुआंग ने एक एक करके दिया। जब मो हुआ ने अपने सभी प्रश्न पूछ लिए और विदा लेने के लिए उठ रहा था,
तो अचानक उसे एक और प्रश्न सूझा और उसने विनम्रतापूर्वक पूछा, सज्जन, क्या अब मुझमें प्रथम श्रेणी के फॉर्मेशन मास्टर की योग्यता है? श्री जुआंग ने चुपचाप उसकी ओर देखा। तुम करते हो। यदि आप दोहरी प्रथम श्रेणी निर्माण विधियों के साथ संयुक्त संरचनाएं बनाना शुरू कर रहे हैं और फिर भी आपको प्रथम श्रेणी का नहीं माना जाता है, तो ताओ साधना जगत में ऐसे बहुत कम साधक होंगे जिन्हें प्रथम श्रेणी निर्माण गुरु कहा जा सके। श्री जुआंग ने मन ही मन सोचा। मो हुआ ने फिर पूछा, क्या मुझे ताओवादी न्यायालय के मूल्यांकन के लिए जाना चाहिए? श्री जुआंग चुप हो गए, काफी देर तक सोचते रहे, फिर बोले, जल्दबाजी मत करो। जल्दी प्रसिद्धि मिलना जरूरी नहीं कि अच्छी बात हो, तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है। पहले अपने ज्ञान को मजबूत करने के लिए कुछ समय लो। हुआ समझ गया। पेड़ जितना ऊंचा होता है, हवा का रुख उतना ही तेज होता है। वह अभी भी इस बात पर अनिर्णित थी कि मूल्यांकन करने का प्रयास किया जाए या नहीं, लेकिन अब जबकि श्री जुआंग ने इस प्रकार की बात कह दी है, उन्होंने फिलहाल इस पर विचार न करने का निर्णय लिया। श्री जुआंग जानकार और अनुभवी थे। यदि उन्होंने मूल्यांकन में जल्दबाजी न करने की सलाह दी, तो इसका मतलब ये होगा कि समय सही नहीं था। कम साधना वाले एक ढीले साधक के रूप में मूल्यांकन के लिए ताओवादी न्यायालय में जाना और बहुत अधिक बाहर खड़ा होना अच्छी बात नहीं हो सकती है। एक फॉर्मेशन मास्टर की नींव फॉर्मेशन में महारत का स्तर है। जब तक कोई फॉर्मेशन अच्छी तरह सीख लेता है, बाकी सब कुछ स्वाभाविक रूप से हो जाएगा। जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। मो हुआ के चेहरे पर अभिव्यक्ति देखकर और यह जानकर कि वह समझ गया है, श्री जुआंग ने चुपके से स्वीकृति में सिर हिलाया। इस बालक मो हुआ का स्वभाव सचमुच प्रशंसनीय था। उसकी उम्र में सभी फॉर्मेशन मास्टर्स पूरे मन और धैर्य के साथ फॉर्मेशन सीखने में खुद को समर्पित नहीं कर सकते थे। और वह क्यूई शोधन के केवल छठे स्तर पर था। अगर वह मूल्यांकन के लिए गया और सफल नहीं हुआ तो एक बात थी, लेकिन अगर वह सफल हो गया तो अपने अंतिम वर्षों में उन निर्माण गुरुओं को कैसा लगेगा? किसी की प्रतिभा जितनी अधिक असाधारण होगी, उससे ईर्ष्या होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। श्री जुआंग ने मन ही मन आह भरी और फिर कहा, जब आप क्यूई शोधन के 8वें या 9वें स्तर पर पहुंच जाएं तो मूल्यांकन के लिए जाएं। जी हाँ सर, मो हुआ ने सिर हिलाकर जवाब दिया। श्री जुआंग को विदाई देने के बाद मो हुआ ने अपना सारा ध्यान संरचनाओं पर केंद्रित किया, अपनी नींव को मजबूत किया, अधिक संरचना पैटर्न सीखा, लगातार चिंतन किया और बार बार अभ्यास किया। जैसा कि श्री जुआंग ने कहा, निपटना और संचय करना महत्वपूर्ण था। वर्तमान में मो हुआ का सबसे महत्वपूर्ण कार्य रिफाइनिंग फनेस पर यौगिक संरचना को चित्रित करना था। प्रथम श्रेणी की अग्नि को पिघलाने और आत्मा यौगिक को नियंत्रित करने वाली संरचना पैटर्न जटिल थी, जिसमें प्रथम श्रेणी की संरचना विधियों के 2 सेट शामिल थे। साथ ही संरचना की आध्यात्मिक शक्ति को नियंत्रित करने के लिए एक विशेष संरचना धुरी सहित कई अलग अलग प्रकार की संरचनाएं भी शामिल थीं। मो हुआ को इन्हें एक संयुक्त संरचना में एकीकृत करना था तथा साथ ही इसे एक बड़े आर्टिफैक्ट फनेस की आंतरिक संरचना के साथ मिलाना था, जो कि अत्यधिक कठिन था। मध्य रात्रि में चेतना सागर के शून्य में एक प्राचीन और रहस्यमय ताओवादी स्तंभ उभरा। मो हुआ ने ताओवादी स्तंभ पर यौगिक संरचना का अध्ययन करना शुरू किया। यौगिक संरचनाओं के इस सेट में सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा संरचना पिवट में था। इस संयुक्त संरचना में निर्माण धुरी दिव्य इंद्रिय तीव्रता के संदर्भ में विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण थी, क्योंकि इसे 2 प्रथम श्रेणी की निर्माण विधियों के साथ संगत होना आवश्यक था। इसके अलावा इसका कार्य भी विशेष था, जिसमें आध्यात्मिक शक्ति का उद्घाटन, समापन और नियंत्रण शामिल था, एक प्रकार की निर्माण धुरी जिसका मो हुआ ने पहले कभी सामना नहीं किया था। मो हुआ ने पिछले कंपाउंड फॉर्मेशन में जो फॉर्मेशन पिवट बनाए थे, वे केवल सिंगल फॉर्मेशन को जोड़ने के काम आते थे और अपेक्षाकृत सरल थे। अब ज्यादा जटिल कार्यों के साथ फॉर्मेशन पिवट की संरचना स्वाभाविक रूप से ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो गई थी। मो हुआ ने ताओवादी स्तंभ पर संरचना धुरी का चित्र बनाना शुरू किया। पहले 2 प्रयास विफल रहे, क्योंकि उनकी दिव्य इंद्रिय इतनी प्रबल नहीं थी कि वे फॉर्मेशन पिवट को पूरी तरह से खींच सकें। मो हुआ ने आह भरी। दिव्य भावना हमेशा पहली बाधा होती है। दिव्य भावना की पर्याप्त शक्ति के बिना चाहे कुछ भी हो, कोई भी व्यक्ति सफलतापूर्वक संरचना तैयार नहीं कर सकता। मो हुआ केवल पुरानी विधि का सहारा ले सकता था, फॉर्मेशन पिवट को मिटा सकता था, अपनी दिव्य भावना को बहाल कर सकता था और फिर से चित्र बनाना शुरू कर सकता था। मो हुआ ने बार बार संरचना धुरी का चित्र बनाया, इसकी संरचना से परिचित हुआ, साथ ही अपनी दिव्य अनुभूति को बढ़ाने के लिए ताओवादी स्तंभ के साथ अभ्यास का भी प्रयोग किया।
अब मोहुआ की दिव्य भावना इतनी प्रबल हो गई थी कि वह अधिकांश प्रथम श्रेणी की संरचनाओं और अधिकांश सरल यौगिक संरचनाओं को सीखने में उसकी सहायता कर सकती थी। वर्तमान जैसी स्थिति, जहां मोहुआ को अपनी दिव्य भावना में स्पष्ट कमी महसूस हुई, जिसे मजबूत करने के लिए ताओवादी स्तंभ के साथ निरंतर अभ्यास की आवश्यकता थी, उसके साथ लंबे समय से नहीं हुई थी। मोहुआ को कुछ पुरानी यादें भी ताज़ा हो गईं। उन्हें श्री जुआंग के शब्द याद आ गए, जब तक कोई व्यक्ति चित्र बनाता रहेगा, वह हमेशा संरचनाओं में प्रगति करेगा और हमेशा उन्हें सीखने में सक्षम होगा। ये सबसे सरल सत्य था, लेकिन इसे व्यवहार में लाना सबसे कठिन भी था। बैकवोट मोहुआ ने अपने हृदय को शांत किया, अपनी आत्मा को एकाग्र किया और प्रथम श्रेणी के पिघलने वाली आग और नियंत्रित आत्मा यौगिक गठन के गठन धुरी का बार बार अभ्यास करना शुरू कर दिया। अगर वह कोई चित्र गलत बनाता तो उसे मिटाकर दोबारा बनाता। अगर उसकी दिव्य बुद्धि उसे पूरा करने में असमर्थ होती तो वह उसे मिटाकर दोबारा बनाता रहता। रात इसी तरह बीत गई और मोहुआ को पूरी समझ आ गई, लेकिन वह अभी भी पूरी तरह से इसमें निपुण नहीं हुआ था। मोहुआ को कोई जल्दी नहीं थी। अगर सफलता एक बार में नहीं मिलती तो पत्थर को भेदते पानी की तरह दृढ़ता दिखानी पड़ती थी, बिना अहंकार या अधीरता के। मोहुआ ने सरल प्रथम श्रेणी के पिघलने वाले अग्नि यौगिक संरचना को अपनाने पर विचार किया था, लेकिन कुछ विचार करने के बाद उन्होंने इसके विरुद्ध निर्णय लिया। रिफाइनरी शॉप खोलने की कुंजी आर्टिफैक्ट भट्टी थी, और यह आर्टिफैक्ट भट्टी रिफाइनरी शॉप की सफलता या असफलता के लिए बेहद जरूरी थी। यहां तक कि यह मॉन्स्टर हंटर्स और उसके बाद टोंगशियान शहर के सभी ढीले साधकों की आजीविका से भी जुड़ा था। स्वाभाविक रूप से इसे पूर्ण और सर्वोत्तम बनाने की आवश्यकता थी। इसके अलावा, चूंकि मोहुआ को भविष्य में निर्माण विधियों के अपने अध्ययन में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, प्रथम श्रेणी का पिघलने वाला अग्नि यौगिक निर्माण उनमें से एक था। अगर उसने अभी हार मान ली तो उसमें आत्मसमर्पण करने की आदत भी विकसित हो जाएगी। ये देखते हुए कि मोहुआ को अभी भी निर्माण विधियों का अध्ययन करने के लिए कुछ समय की आवश्यकता है, एल्डर यू ने तुरंत किमियागर के व्यवसाय के दूसरे चरण का निर्माण शुरू कर दिया। अल्केमिस्ट्स बिजनेस को रिफाइनरी शॉप के बगल में और उसी लेआउट के साथ बनाया गया था। रिफाइनरी शॉप के अनुभव के कारण अल्केमिस्ट्स बिजनेस का निर्माण बहुत तेजी से हुआ। कुछ निर्माण प्रक्रियाएं और कर्मचारियों की व्यवस्था भी आसान थी। फिलहाल फॉर्मेशन विधियों को तब तक बिना देखभाल के छोड़ दिया जाएगा जब तक मोहुआ को उनकी देखभाल करने का समय नहीं मिल जाता। इस बीच कियान परिवार में मास्टर कियान ने पहले ही 3 प्रथम श्रेणी के शोधन भट्टियों पर प्रथम श्रेणी के पिघलने वाली अग्नि संरचना तैयार कर ली थी। मास्टर कियान द्वारा चित्र बनाने और अपनी ब्रश रखने के बाद कियान होंग ने तुरंत आर्टिफैक्ट भट्टियों को उनके कियान परिवार रिफाइनरी शॉप में भेजने का आदेश दिया और अपने शिष्यों को निर्देश दिया कि वे वहां आर्टिफैक्ट रिफाइनरों पर अतिरिक्त समय तक काम करने और आध्यात्मिक कलाकृतियों को बनाने के लिए दबाव डालें। मॉन्स्टर हंटर की रिफाइनिंग भट्टी के निर्माण और उत्पादन में आने से पहले उसे मानक आध्यात्मिक हथियारों का एक बड़ा भंडार बनाना होगा। ऐसा करके ही वह यू चांगलिन के साथ होने वाली प्रतियोगिता में बढ़त हासिल कर सकता था। कियान फैमिली रिफाइनरी शॉप में कलाकृतियां परिष्कृत करने वाले पसीने से तर भौहों के साथ दिन रात अथक परिश्रम करते हुए लोहे को गढ़ते हैं और आध्यात्मिक कलाकृतियां तैयार करते हैं। आध्यात्मिक कलाकृतियों के भ्रूणों के एक के बाद एक टुकड़ों को शोधन भट्टी में डाला गया, लाल चमक तक गर्म किया गया, फिर बाहर निकाला गया। कलाकृतियों के शोधकों द्वारा विभिन्न तरीकों से आकार दिया गया, फिर विशेष प्रक्रियाओं के माध्यम से आकार दिया गया, ठंडा किया गया और पॉलिश किया गया। अंततः वे पूर्ण आध्यात्मिक कलाकृतियां बन गईं, जिन्हें आंगन में बड़े करीने से पंक्तिबद्ध किया गया। आर्टिफैक्ट रिफाइनर पसीने से लथपथ थे और अथक परिश्रम कर रहे थे। कियान होंग ने जो देखा उससे वह बहुत प्रसन्न हुआ। प्रथम श्रेणी के पिघलने वाली अग्नि संरचना वाली इन 3 शोधन भट्टियों और दिन रात कलाकृतियों के शोधकों की लगातार कड़ी मेहनत के कारण आध्यात्मिक कलाकृतियों का उत्पादन काफी अधिक था। इस तरह भले ही यू चांगलिन की रिफाइनरी शॉप पूरी हो गई, वह उसके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सका। इसके अलावा वे मॉन्स्टर हंटर्स शायद प्रथम श्रेणी की रिफाइनिंग फनेस खरीदने में सक्षम नहीं होंगे, और यदि वे ऐसा करते भी हैं तो उनके पास प्रथम श्रेणी की पिघलने वाली अग्नि संरचना नहीं होगी। रिफाइनरी की दुकान में उत्पादन का मूल आधार रिफाइनिंग भट्टी होती है। अगर भट्टी घटिया होती तो उनके पास प्रतिस्पर्धा के लिए चिप्स नहीं होते और उनकी मौत धीमी होती। जबकि कियान परिवार रिफाइनरी शॉप में चहल पहल थी, आर्टिफैक्ट रिफाइनर पूरी तरह थक चुके थे। इन कलाकृतियों को परिष्कृत करने वालों में बहुत कम ही कियान परिवार के दूर के रिश्तेदार थे, जिनका प्रभाव बहुत कम था।
अधिकांश लोग कियान परिवार द्वारा नियोजित साधारण ढीले साधक थे। इन मुक्त साधकों ने कलाकृतियों के शोधन का कौशल सीखा था, लेकिन वे शोधन भट्ठी का खर्च नहीं उठा सकते थे और न ही शोधनशाला खोल सकते थे, इसलिए वे अपनी आजीविका कमाने के लिए केवल किसी और की छत के नीचे कियान परिवार की शोधनशाला में ही काम कर सकते थे। लेकिन यह आजीविका पाना कठिन था। एक ओवरसियर ने कियान होन को सुझाव दिया, मौसम बहुत गर्म है और भट्टी की आग असहनीय है। आर्टिफैक्ट रिफाइनर बहुत ज्यादा तनाव में हैं और बहुत थके हुए हैं। क्या उन्हें थोड़ा आराम करने दिया जाए? कियान होंग अविचलित रहा। ओवरसियर ने हिम्मत जुटाई और विनती की, कृपया पुनर्विचार करें, परिवार के मुखिया। कियान होंग ने ओवरसियर को एक ठंडी नजर से देखा, अगर वे कड़ी मेहनत नहीं करेंगे तो हमारा कियान परिवार कैसे आगे बढ़ सकता है? अगर वे कष्ट नहीं सहेंगे तो क्या हमारे कियान परिवार को कष्ट सहना चाहिए? हमारे कियान परिवार की वर्तमान समृद्धि उनकी कड़ी मेहनत और कष्टों पर टिकी है। ओवरसियर चुप हो गया, फिर एक क्षण बाद बोला, मुझे डर है कि वे नाराजगी पालेंगे और उन्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा। कोई बात नहीं, कियान होंग ने उदासीनता से उत्तर दिया। मेरी तरफ से उन्हें ये बता देना, जो कोई भी इस महीने सबसे ज्यादा आध्यात्मिक कलाकृतियां गढ़ेगा, उसे इनाम के तौर पर 300 अतिरिक्त आत्मा रत्न मिलेंगे। वे गढ़ने में अपना सब कुछ झोंक देंगे, और अगर यह मुश्किल भी हो तो वे इसे खुशी खुशी करेंगे। हम पर कोई दोष नहीं लगाया जा सकता। कुछ देर सोचने के बाद ओवरसियर ने सिर झुकाकर कहा, परिवार का मुखिया बुद्धिमान है। हुआ ने पिघलती आग और नियंत्रित आत्मा यौगिक संरचना को समझना जारी रखा, हालांकि प्रगति कुछ धीमी थी। कभी कभी जब वह पढ़ाई से थक जाता तो वह बड़ी रिफाइनिंग भट्टी को देखने जाता, उसकी तुलना अपने बनाए हुए फॉर्मेशन डायग्राम से करता और फॉर्मेशन बनाते समय आने वाली संभावित चुनौतियों का अनुकरण करता। इससे उसके विचार स्पष्ट होते थे। जब मुंह हुआ शोधन भट्टी का निरीक्षण कर रहा था और अपना ध्यान पूरी तरह से ड्राइंग फॉर्मेशन के बारे में सोचने पर केंद्रित कर रहा था, उसने अचानक ऊपर देखा और एल्डर यू को अपने बगल में खड़ा पाया। ऐसा प्रतीत होता था कि जब मुंह हुआ शोधन भट्टी को देख रहा था, एल्डर यू काफी समय से उसे देख रहे थे, लेकिन ये स्पष्ट नहीं था कि कितने समय से। मुंह हुआ को होश में आते देख एल्डर यू ने विनम्रता से पूछा, फॉर्मेशन का अध्ययन कैसा चल रहा है? मैंने इसका लगभग आधा हिस्सा सीख लिया है, लेकिन इसे पूरी तरह समझने में शायद कुछ और समय लगेगा। एल्डर यू ने सिर हिलाया, आपको काम और आराम में संतुलन बनाना चाहिए, खुद पर ज्यादा दबाव न डालें। धन्यवाद एल्डर यू, मुहुआ ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर पूछा, क्या आप जल्दी में नहीं हैं, एल्डर? आखिरकार जितनी जल्दी फॉर्मेशन पूरा हो जाएगा, उतनी ही जल्दी रिफाइनरी शॉप का संचालन शुरू हो सकेगा और हर कोई पहले ही कुछ स्पिरिट स्टोन्स कमा सकेगा। स्थिति जैसी है, कियान परिवार चीजों को शांत नहीं होने देगा। यदि रिफाइनरी शॉप बहुत देर से शुरू होती है तो ये दूसरों के नियंत्रण के अधीन हो सकती है। एल्डर यू का व्यवहार शांत रहा, मैं 100 साल से अधिक समय से जल्दी में हूं, कुछ और दिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मोहुआ को कुछ समझ नहीं आया। एल्डर यू ने जमीन से धूल झाड़कर मोहुआ के पास बैठ गए और कहा, जब से मैंने क्यूई शोधन शुरू किया है, मेरा एक भी दिन अच्छा नहीं बीता। मेरे आसपास के ढीले साधक भी ऐसे ही हैं, दयनीय दिखते हैं, हर दिन भागदौड़ करते हैं, लेकिन आत्मा रत्नों की ज्यादा कमाई नहीं कर पाते। मैं अक्सर सोचता था, सारे आत्मा रत्न कहाँ चले गए? मिठाई से मधुमेह नहीं होता, मुख्य शत्रु से मिले। इंसुलक्स डायबिटिक। जब तक मैंने कियान परिवार, उनकी हवेली, उनके भोजन और कपड़ों के साथ साथ उनकी रिफाइनरी की दुकान और कीमियागर के व्यवसाय को नहीं देखा, तब तक मुझे इसका एहसास नहीं हुआ। कियान परिवार की रिफाइनरी शॉप में ये ढीले कल्टीवेटर ही हैं जो लोहे को गढ़ते हैं, धातु को ठंडा करते हैं और सारा प्रयास करते हैं, जबकि उनके अपने कल्टीवेटर बस वहां बैठकर देखते रहते हैं, कभी कभी चाय पीते हैं और बिना कुछ और किए आदेश देते रहते हैं। मैं हमेशा सोचता हूं कि हमारे ढीले साधकों की कड़ी मेहनत और कष्ट के बावजूद हमें केवल घटिया भोजन ही मिलता है, जबकि कियान कबीले के लोग, जो बेकार लोगों का एक समूह है जो मुश्किल से कुछ कर सकते हैं, उन्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है और फिर भी वे हर दिन स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले सकते हैं। एल्डर यू ने आह भरी। बाद में फाउंडेशन स्थापना तक पहुंचने और कियान परिवार से आमने सामने और गुप्त संघर्षों के माध्यम से अपनी मोटी चमड़ी और तीखी जुबान पर भरोसा करके, अपनी जान जोखिम में डालने का साहस करके, मैं ज्यादा कष्ट सहने से बच गया। इस प्रक्रिया में मुझे कुछ सत्य समझ में आए। मैं भी भटके हुए साधकों का जीवन सुधारना चाहता था और कुछ रिफाइनरी की दुकानें और कीमियागर के व्यवसाय शुरू करने के बारे में सोच रहा था,
लेकिन मेरे पास न तो आत्मा के पत्थर थे और न ही संरचनाओं का ज्ञान। मैं जो कुछ भी करना चाहता था वह कठिन था। मैं 100 साल से भी ज्यादा समय से ऐसे ही दिन देख रहा हूँ, 100 साल से भी ज्यादा समय तक सहत रहा हूँ, और 100 साल से भी ज्यादा समय से जल्दी में हूँ। अब जब इतनी बड़ी रिफाइनरी शॉप बन गई है और अल्केमिस्ट का काम आधा पूरा हो गया है, तो अब मुझे इतनी जल्दी नहीं है। इन कुछ महीनों में हमने जो काम किया है वो पिछले 100 वर्षों में मैंने जो कुछ किया है उससे कहीं अधिक है, तो फिर इतनी जल्दी क्यों? एल्डर यू संतुष्ट दिखे। मुंह हुआ ने एल्डर यू को देखा। उनके सफेद बाल उनकी उम्र दिखा रहे थे, उनका शरीर दुबला पतला था, लेकिन उनकी आंखें अभी भी तेज थीं और वह उनकी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सकी। लेकिन क्या होगा अगर रिफाइनरी शॉप बन जाने के बाद भी हम कियान परिवार से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाए? मुंह हुआ ने अपनी चिंता व्यक्त की। तो फिर हम इसे बेच देंगे, एल्डर यू ने तीखे स्वर में कहा। मुंह हुआ दंग रह गया। इसे बेचो? हाँ, एल्डर यू ने सिर हिलाया। अगर हम कियान परिवार से आगे निकल जाएं तो बेहतर होगा, लेकिन अगर नहीं तो हम रिफाइनरी शॉप और अल्केमिस्ट का व्यवसाय दोनों बेच देंगे। इन्हें बेचने से हमें बड़ी मात्रा में स्पिरिट स्टोन मिल सकते हैं, जो सभी में बांटने पर काफी बड़ी रकम होगी। हमें कोई नुकसान तो नहीं होगा। क्या ऐसी चीज बेचना आसान है? मुंह हुआ अनिश्चित था। एल्डर यू ने भौहें चढ़ाईं। इतनी बड़ी रिफाइनरी शॉप और अल्केमिस्ट का व्यवसाय बेचना आसान क्यों नहीं हो सकता? जो लोग इन्हें बनाना चाहते हैं उनके पास इन्हें पूरा करने का समय या क्षमता नहीं हो सकती। एल्डर यू ने फिर आसपास के विभिन्न निर्माण पैटर्न की ओर इशारा करते हुए कहा, और आपके चित्रित निर्माण क्या औसत निर्माण मास्टर्स इन्हें बना सकते हैं? अगर वे बना भी सकें तो उन्हें कितने निर्माण मास्टर्स नियुक्त करने होंगे और इसमें कितना समय लगेगा? चिंता मत करो, एल्डर यू ने महुआ के कंधे पर थपथपाया। तुमने जो फॉर्मेशन बनाए हैं उनके आधार पर रिफाइनरी शॉप और अल्केमिस्ट बिजनेस दोनों ही बहुत ऊंचे दामों पर बिकेंगे। बहुत ऊंची कीमत? एल्डर यू ने सिर हिलाया। मैं तब तक नहीं बेचूंगा जब तक कि कीमत बहुत ज्यादा ना हो। मोलभाव करने में मैं काफी माहिर हूं। मुंह हुआ ने एल्डर यू को देखा और सोचा कि एक क्षण पहले वह एक ताओ कल्टीवेशन उद्योगपति थे, लेकिन पलक झपकते ही वह एक ताओ कल्टीवेशन रियल एस्टेट व्यापारी में बदल गए। तो फिर इसे कौन खरीदेगा? मुंह हुआ ने धीरे से पूछा। बहुत से लोग इसमें रुचि लेंगे, एल्डर यू ने कहा। सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि इसे एन परिवार को बेच दिया जाए, ताकि वे और कियान परिवार एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर सकें, जिससे हम मॉन्स्टर हंटर्स इस नाटक को देख सकें और उससे लाभ कमा सकें। दूसरा, अमर शहरों के दूसरे कुलों को बेच दिया जाए, जिससे बाघ पहाड़ से दूर चला जाए और वे कियान परिवार से प्रतिस्पर्धा कर सकें। अगर बाकी सब विफल हो जाए तो कियान परिवार को बेचना भी एक विकल्प है। कियान परिवार? मुंह हुआ ने आश्चर्य से कहा। दुनिया में भागदौड़ और चहल पहल है, सब मुनाफे के लिए। जब तक वे स्पिरिट स्टोन्स से भुगतान कर सकते हैं उन्हें बेचना असंभव नहीं है। आखिरकार मैंने पहले भी कियान परिवार के साथ व्यापार किया है, लेकिन ये तो कियान परिवार से फिरौती के लिए बंधक बनाना था। इसे वास्तव में व्यापार नहीं माना जाना चाहिए। मुंह हुआ चुपचाप अपने आप से सोचने लगा। बेशक ये सभी कम वांछनीय रणनीतियां हैं जिनमें बाघ पालने से आगे चलकर परेशानी खड़ी होने की संभावना बनी रहती है। सबसे अच्छी स्थिति तो यही होगी कि हम खुद ही इससे निपटें और तोंगशियान शहर के छुट्टा किसानों को आजीविका का एक स्थिर साधन प्रदान करें। मुंह हुआ ने अपना सिर हिलाया और फिर पूछा, एल्डर यू, क्या आपने शुरू से ही ये सभी विचार मन में रखे थे? स्वाभाविक है, एल्डर यू ने महुआ की ओर देखते हुए धैर्यपूर्वक समझाया। इतने बड़े मामले में बिना सोचे समझे सब कुछ दांव पर लगा देना जुआ खेलने जैसा है, जो सही तरीका नहीं है। हमेशा पूरी तरह से सोच विचार कर रणनीति बनाकर आगे बढ़ना चाहिए, ताकि आगे बढ़ने का एक तरीका हो और पीछे हटने का भी एक रास्ता हो। खासकर हमेशा अपने लिए एक रास्ता छोड़ना चाहिए। मुंह हुआ को इससे बहुत फायदा हुआ। उसने सिर हिलाते हुए कहा, मैं इसे याद रखूंगा। एल्डर यू ने मुंह हुआ को संतोष से देखा, फिर एक लंबी आह भरी और खड़े हो गए। तो फिर आप अपना काम जारी रखें, मैं आपको और परेशान नहीं करूंगा। जरूर एल्डर, अपना ध्यान रखना। एल्डर यू के चले जाने के बाद मुंह हुआ ने फॉर्मेशन तकनीकों के बारे में सोचना जारी रखा। मुंह हुआ का दिल अभी भी फॉर्मेशन डायग्राम को जल्द से जल्द सीखने की इच्छा रखता था, ताकि रिफाइनिंग फर्नेस जल्दी तैयार हो जाए और रिफाइनरी शॉप पहले से काम करना शुरू कर सके। हालांकि प्रशिक्षण तकनीक सीखने के लिए वास्तव में एक व्यवस्थित और क्रमिक प्रक्रिया की आवश्यकता होती है।
पत्थर को भेदती पानी की बूंदों की तरह कदम दर कदम आगे बढ़ना ही काफी है। धीरे धीरे सीखते हुए अंततः सफलता स्वाभाविक रूप से मिल जाती है। मो हुआ इस प्रक्रिया में जल्दबाजी नहीं कर सकते थे। 3 सप्ताह बीत गए और मो हुआ ने अंततः मेल्टिंग फायर कंपाउंड फॉर्मेशन के फॉर्मेशन पिवट में महारत हासिल कर ली। इसके बाद उन्होंने कई दिनों तक अभ्यास किया कि फॉर्मेशन पिवट के ढांचे के भीतर प्रथम श्रेणी मेल्टिंग फायर फॉर्मेशन और अन्य फॉर्मेशन कैसे जोड़े जाएं। बाद में उन्होंने रिफाइनिंग फनेस की संरचना के साथ यौगिक संरचना की अनुकूलता का पुनर्मूल्यांकन करने में कुछ समय लिया। जब मो हुआ को लगा कि वह पूरी तरह से तैयार है और सब कुछ ठीक है, तो उसने बड़े प्रथम श्रेणी शोधन भट्टी पर काम करना शुरू कर दिया और प्रथम श्रेणी पिघलने वाली आग और नियंत्रित स्पिरिट यौगिक संरचना का चित्र बनाना शुरू कर दिया। एल्डर यू बगल से देख रहे थे। मो हुआ द्वारा चित्र बनाना शुरू करने से पहले एल्डर यू शांत और संयमित थे, लेकिन अब जब मो हुआ ने फॉर्मेशन पेन को हिलाना शुरू किया तो एल्डर यू को अचानक घबराहट महसूस हुई। शायद यह वर्षों से संचित एक लंबे समय से पोषित इच्छा के कारण था, जो अब पूरी होने की संभावना लग रही थी। बड़े यू ने मन ही मन आह भरी। आंगन में रखी बड़ी भट्ठी को अलग कर दिया गया था, उसके बिखरे हुए हिस्सों को बड़े करीने से जमीन पर रख दिया गया था। विशाल चूल्हा आंगन के बीच में खुला हुआ था। मो हुआ के लिए पहला कदम था यौगिक संरचना का संरचना पिवट बनाना, फिर उस पर प्रथम श्रेणी पिघलने वाली अग्नि संरचना बनाना और उसके बाद आध्यात्मिक शक्ति का इंजेक्शन लगाकर यह जांचना कि संरचना सक्रिय होगी या नहीं। यदि यह सक्रिय नहीं होता तो इसका मतलब था कि फॉर्मेशन पिवट में कोई समस्या थी, जिसके लिए समीक्षा और समस्या निवारण की आवश्यकता थी तथा उसके बाद पुनः रेखांकन करना आवश्यक था। यदि संरचना सफलतापूर्वक सक्रिय हो जाती है तो इसका मतलब होगा कि संरचना धुरी ठीक है और जो शेष रह जाएगा वह मो हुआ की योजना के अनुसार एक और प्रथम श्रेणी मेल्टिंग फायर संरचना और अन्य संबंधित संरचनाओं को जोड़ना जारी रखना है। आध्यात्मिक स्याही तैयार करने के बाद मो हुआ ने बड़ी संरचना कलम को रखा और सांस रोककर औपचारिक रूप से संरचना बनाना शुरू कर दिया। आध्यात्मिक स्याही में भीगी कलम ने शोधन भट्ठी की भीतरी दीवार के साथ संपर्क बनाया और सहजता से नीचे उतरते हुए प्रथम संरचना पैटर्न का रेखाचित्र बनाया। प्रथम श्रेणी पिघलने वाली आग और नियंत्रित स्पिरिट यौगिक गठन। यह एक ऐसा गठन था जो एक साधारण प्रथम श्रेणी के गठन मास्टर की क्षमताओं को पार कर गया था और यह सबसे चुनौतीपूर्ण गठन था जिसे मो हुआ ने आज तक कभी तैयार किया था। फॉर्मेशन पेन आमतौर पर छोटे से लेकर बड़े आकार के होते हैं, जिनमें फाइन टिप, स्मॉल टिप, मीडियम टिप और लार्ज टिप शामिल हैं। फॉर्मेशन पेन जितना बड़ा होगा, फॉर्मेशन पैटर्न भी उतना ही बड़ा होगा तथा फॉर्मेशन का पैमाना भी उतना ही बड़ा होगा, लेकिन फॉर्मेशन की प्रभावकारिता में गुणात्मक परिवर्तन नहीं होगा। बड़े आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग भट्टियों के लिए बड़े टिप के साथ ड्राइंग फॉर्मेशन की आवश्यकता होती है, जिसके लिए अधिक आध्यात्मिक स्याही की आवश्यकता होती है और अधिक दिव्य संवेदना की खपत होती है। यह मो हुआ के लिए पहली बार था जब उसने इतनी बड़ी संरचना बनाई थी। पहले तो स्ट्रोक अपरिचित लगे, लेकिन जैसे ही उसने अपने मन को शांत किया और योजनाबद्ध संरचना आरेख का पालन किया, उसने स्ट्रोक दर स्ट्रोक इसे बनाया। धीरे धीरे मो हुआ की कलम की गति अधिक तरल हो गई। यद्यपि फॉर्मेशन मीडिया अलग था, लेकिन फॉर्मेशन का सार वही रहा। मो हुआ ने इस संयुक्त संरचना को पहले भी कई बार संरचना पत्र और ताओवादी स्तंभों पर चित्रित किया था। एल्डर यू ने बगल से ध्यान से अपनी सांस रोककर देखा। मो हुआ को परेशान नहीं किया। मास्टर चेन भी इसी तरह गहरी सांस लेने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। उन्हें संदेह था कि क्या मो हुआ वास्तव में प्रथम श्रेणी की संरचना विधि बना सकते हैं, लेकिन अब मो हुआ को इतनी बड़ी शोधन भट्टी पर संरचना बनाते हुए देखकर वे हैरान हो गए और अत्यधिक भावुक हो गए। इतनी बड़ी कलाकृति भट्टी और उस पर बनी इतनी भव्य संरचना, भट्टी की आग कितनी विशाल होनी चाहिए होगी। इसके बारे में सोचते ही मास्टर चेन रोमांच से भर गए। लेकिन फॉर्मेशन के मोर्चे पर मो हुआ के लिए चीजें सुचारू रूप से नहीं चली। वह पहले से ही चेतना सागर के ताओवादी स्तंभ पर पिघलने वाली आग और नियंत्रण करने वाली आत्मा यौगिक संरचना बना सकता था, ये सोचकर कि उसकी दिव्य भावना पर्याप्त थी। लेकिन अब जब उसने शोधन भट्टी पर संरचना बनाई तो आवश्यक दिव्य भावना थोड़ी बढ़ गई थी। ये वह मामूली वृद्धि थी जो ऊंट की पीठ तोड़ने वाले तिनके के समान थी, जिसके कारण मो हुआ के प्रारंभिक प्रयास विफल हो गए। मो हुआ केवल मदद मांग सकता था, असफल गठन धुरी को धोने के लिए आध्यात्मिक अपव्यय तरल का उपयोग कर सकता था और फिर से शुरू कर सकता था। वह स्वयं एक ओर बैठकर ध्यान करने लगे, जिससे उनकी दिव्य भावना पुनर्तः जागृत हो गई। मो हुआ ने चित्र बनाना जारी रखा और फिर असफल हो गया।
इस प्रकार दिन भर काम चलता रहा, बार बार फॉर्मेशन पिवट को धोया और पुनः बनाया गया, लेकिन कोई प्रगति नहीं हुई। ये देखकर कि देर हो रही है, एलडीयू ने मोहुआ को दिलासा दिया, अच्छी तरह आराम करो और कल फिर कोशिश करो, जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। पूरे दिन चित्र बनाने के बाद भी कोई प्रगति न होने के कारण मोहुआ को वास्तव में कुछ थकान महसूस हुई तथा उसकी दिव्य अनुभूति अब स्पष्ट नहीं रही, इसलिए उसने सहमति में सिर हिलाया। मोहुआ के जाने के बाद मास्टर चेन ने एलडीयू से पूछा, क्या ये संरचना विशेष रूप से कठिन है? उसने पहले कभी मोहुआ को लगातार इतनी बार असफल होते नहीं देखा था। मोहुआ ने कई बार प्रयास किया है, लेकिन सफलता नहीं मिली, ये बहुत कठिन होगा। मास्टर चेन ने इसके बारे में सोचा और महसूस किया कि यह बात सही है। रात अभी अभी हुई थी, आकाश अभी बहुत अंधेरा नहीं हुआ था और मास्टर चेन अभी भी आर्टिफैक्ट फनेस पर संरचना पैटर्न के अवशेष देख सकते थे, पैटर्न जो न केवल बड़े थे बल्कि जटिल और गहन भी थे। वह उन्हें बिल्कुल भी नहीं समझ सका। मास्टर चेन ने अपना सिर हिलाया, उन्होंने संरचनाएं नहीं बनाई थीं और पूरे दिन उन्हें देखने से उन्हें मानसिक और आध्यात्मिक रूप से थकान महसूस हुई थी। मोहुआ की तो बात ही छोड़िए, जिसने उन्हें बार बार बनाया था। मोहुआ निश्चित रूप से थका हुआ महसूस कर रहा था, लेकिन उससे भी अधिक उसे संतुष्टि की कमी महसूस हो रही थी। ये बहुत करीब था। मोहुआ घर पहुंचने के बाद उसने अपनी मां द्वारा तैयार किया गया खाना खाया, फिर थोड़ी देर आराम करने और स्वस्थ होने के लिए अपने कमरे में चला गया। एक बार जब मोहुआ को ऊर्जा महसूस हुई तो उसने दिन भर में ड्राइंग फॉर्मेशन की प्रक्रिया को बार बार अपने मन में दोहराया तथा अपने लाभ और हानि पर विचार किया। जैसे ही दोपहर के 1 बजे मोहुआ बिस्तर पर लेट गया, अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी दिव्य इंद्रियां चेतना के सागर में डूब गईं। ताओवादी स्तंभ चेतना सागर के भीतर उभरा। मोहुआ ने ताओवादी स्तंभ पर पुनः यौगिक संरचना का अभ्यास करना शुरू कर दिया। क्योंकि दिन के दौरान चित्र बनाना कठिन था और रिफाइनिंग फनेस की भीतरी दीवारों पर चित्र बनाना, विशेष रूप से एक बड़े फॉर्मेशन पर भार प्रशिक्षण के समान था, अब ताओवादी स्केल पर चित्र बनाना अधिक स्वाभाविक रूप से संभव हो गया। जो संरचना पैटर्न पहले कुछ अजीब थे, वे अब काफी सहज हो गए थे। मोहुआ ने ताओवादी स्तंभ पर पूरी रात फॉर्मेशन विधि का अभ्यास किया। फॉर्मेशन पिवट संरचना और फॉर्मेशन पैटर्न शैलियों को और भी अच्छी तरह से याद करने के अलावा उनकी दिव्य भावना भी कुछ हद तक मजबूत हुई। और यह मामूली वृद्धि ही थी जिसने मोहुआ को सीमा पार करने और पिघलने वाली आग यौगिक संरचना को सफलतापूर्वक खींचने की अनुमति दी। अगले दिन मोहुआ जल्दी उठ गया, लियू रुहुआ द्वारा बनाया गया सुगंधित और स्वादिष्ट नाश्ता खाया और फिर रिफाइनरी शॉप के लिए रवाना हो गया। एल्डर यू और मास्टर चेन को भी अच्छी नींद नहीं आई। एल्डर यू रिफाइनरी शॉप के बारे में चिंतित थे, मास्टर चेन रिफाइनिंग फनेस के बारे में चिंतित थे और दोनों मोहुआ के बारे में चिंतित थे। आखिर मोहुआ अभी बच्ची ही तो थी। कल सारा दिन वो आकृतियां बनाती रही, उन्हें मिटाती और फिर से बनाती रही, लेकिन कोई प्रगति नहीं हुई, जिससे शायद उसका मनोबल गिर गया। जब दोनों बुजुर्ग इस बात पर चिंतित थे, उन्होंने मोहुआ को देखा जो अपने भंडारण बैग को कंधे पर लटकाए बहादुरी से आगे बढ़ रही थी, मानो वह उस जादुई भट्टी को छोड़ने वाली नहीं थी। तभी एल्डर यू और मास्टर चेन को एहसास हुआ कि उनकी चिंताएं शायद अनावश्यक थीं। ऊर्जा और जुझारूपन से भरपूर मोहुआ ने बिना कुछ कहे फिर से आकृतियां बनानी शुरू कर दी। इस बार उसे यह कार्य अधिक आसान लगा, लेकिन फिर भी उसने कुछ छोटी मोटी गलतियां की और अंततः वह फॉर्मेशन पिवट को पूरा करने में असमर्थ रही। तीसरे दिन मोहुआ अंततः फॉर्मेशन पिवट खींचने में कामयाब हो गया। संरचना धुरी यौगिक संरचना की मूल संरचना है और ऐसे सम्मोहन में दिव्य अनुभूति का प्रवेश द्वार है। एक बार जब एक ही विचार से संरचना धुरी का एहसास हो जाता है, तो ये कार्य के एक बड़े हिस्से में सफलता का संकेत देता है। इसके बाद सब कुछ बहुत आसान हो जाता है। मोहुआ ने राहत की सांस ली। क्या तुम्हारा काम खत्म हो गया? ये देखकर एल्डर यू ने धीमी आवाज में पूछा। अभी नहीं, लेकिन फॉर्मेशन पिवट पूरा हो गया है, बाकी जल्दी हो जाएगा, मोहुआ ने मुस्कुराते हुए अपने माथे से पसीना पोंछते हुए कहा। उसका चेहरा लाल और काले रंग की आध्यात्मिक स्याही से पुता हुआ था, जिससे वह कुछ गंदी लग रही थी। एल्डर यू ने अपनी आस्तीन से उसका चेहरा पोंछा और प्रोत्साहन भरे शब्द कहे। मास्टर चेन ने भी बगल से कहा, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि वह किस तरह से ऐसा करेगा। कुछ खाने के बाद मोहुआ अपनी दिव्य अनुभूति को पुनः प्राप्त करने के लिए ध्यान में बैठ गई, अपनी आत्मा को शांत करने के लिए थोड़ी देर टहलने गई और फिर अपनी फॉर्मेशन पेंटिंग जारी रखी।
फॉर्मेशन पिवट के पूरा होने के साथ ही कंपाउंड फॉर्मेशन का ढांचा स्थापित हो गया। इसके बाद प्रथम श्रेणी के मेल्टिंग फायर फॉर्मेशन का चयन किया गया। प्रथम श्रेणी संरचनाओं में मेल्टिंग फायर संरचना थोड़ी अधिक कठिन थी, लेकिन प्रथम श्रेणी यौगिक संरचना की तुलना में ये कुछ भी नहीं थी। मोहुआ को प्रथम श्रेणी की मेल्टिंग फायर फॉर्मेशन को पूरा करने में ज्यादा समय नहीं लगा। अब वह फिलहाल और कोई संरचना नहीं बना सकती थी। अगला कदम फर्स्ट ग्रेड मेल्टिंग फायर संरचना का इस्तेमाल करके ये जांचना था कि संरचना धुरी प्रभावी थी या नहीं। यदि यह प्रभावी नहीं होता तो मोहुआ को अभी भी सब कुछ मिटाना और फिर से बनाना पड़ता। ये सोचते हुए और यह विचार करते हुए कि उसने आध्यात्मिक स्याही का कितना हिस्सा पहले ही चित्र बनाने और मिटाने में बर्बाद कर दिया था, मोहुआ को परेशानी का एहसास हुआ। वास्तव में एक ताओवादी स्तंभ जो स्याही की आवश्यकता के बिना संरचनाएं बना सकता था, वह सर्वोत्तम था। ताओवादी स्तंभ पर चित्र बनाते समय स्याही बर्बाद होने की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मोहुआ ने आह भरी और यह जांचने लगा कि क्या फॉर्मेशन पिवट प्रभावी था। ओह हाँ, वहां एक आत्मा सभा सरणी भी है, उसे अचानक याद आया। मोहुआ को याद आया कि स्पिरिट गैदरिंग एरे कंपाउंड फॉर्मेशन का फॉर्मेशन आया था, जिसे आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करने और जादू को गति प्रदान करने के लिए स्पिरिट स्टोन्स को अवशोषित करने की आवश्यकता थी। इससे पहले मोहुआ द्वारा बनाई गई संरचनाएं विशेष रूप से शक्तिशाली नहीं थीं, और उनमें से अधिकांश एक बार की थीं या अधिक से अधिक सीमित संख्या में पुनः प्रयोज्य थीं, इसलिए अलग से आत्मा एकत्रीकरण सरणी बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उन संरचनाओं के लिए आत्मा एकत्रीकरण संरचना पैटर्न को शामिल करना या आध्यात्मिक शक्ति को अवशोषित करने के लिए संरचना पैटर्न की अंतर्निहित क्षमता पर भरोसा करना पर्याप्त था। लेकिन अब हालात अलग थे। एक बड़ी कलाकृति भट्ठी को अत्यधिक शक्तिशाली ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जिसका अर्थ है कि उसे आध्यात्मिक शक्ति की विशाल मात्रा की आपूर्ति के लिए प्रचुर मात्रा में स्पिरिट स्टोन्स की आवश्यकता होगी, जिसे बाद में जटिल संरचनाओं के माध्यम से ऊष्मा में परिवर्तित किया जाएगा। इसके साथ ही आर्टिफैक्ट फनेस को लंबे समय तक चलने वाला, बार बार काम करने में सक्षम तथा कुशलतापूर्वक और लगातार आग की आपूर्ति करने में सक्षम होना आवश्यक था। इसका मतलब ये था कि आर्टिफैक्ट फनेस पर मौजूद जादू में एक फॉर्मेशन आई, फॉर्मेशन पिवट, फॉर्मेशन पैटर्न और फॉर्मेशन मीडिया शामिल होना चाहिए, जो एक स्थिर आध्यात्मिक शक्ति आपूर्ति परिसंचरण प्रणाली का निर्माण करता है। निर्माण नेत्र आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है, निर्माण धुरी इसे नियंत्रित करती है, निर्माण पैटर्न इसे परिवर्तित करते हैं और निर्माण मीडिया इसे धारण करता है। केवल यही एक सच्ची संरचना ऊर्जा परिसंचरण प्रणाली का निर्माण करती है, जो एक संरचना के भीतर आध्यात्मिक शक्ति परिसंचरण की सबसे मौलिक संरचना है। यौगिक संरचना में इस तरह के आध्यात्मिक शक्ति परिसंचरण को बनाने और लागू करने में सक्षम होना, संरचना सिद्धांतों में आध्यात्मिक शक्ति संचालन के मूल तर्क की सच्ची महारत को दर्शाता है, जो संरचना महारत के रास्ते में एक वास्तविक उत्थान को चिन्हित करता है। हुआ कि आत्मा का कायाकल्प हो गया और प्रथम श्रेणी के पिघलने वाले अग्नि यौगिक संरचना के गठन धुरी संरचना के तहत उन्होंने एक आत्मा एकत्रीकरण सरणी को जोड़ा। बड़े, क्या आपके पास कोई आत्मा पत्थर है? मोहुआ ने पूछा। आत्मा पत्थर? एल्डर यू को कारण समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी उन्होंने मोहुआ के कहे अनुसार मुट्ठी भर स्पिरिट स्टोन्स उठाए और उन्हें मोहुआ के पास रख दिया। मोहुआ ने सभी आत्मा पत्थरों को आत्मा एकत्रीकरण सरणी पर रख दिया। आत्मा एकत्रीकरण सरणी आत्मा पत्थरों को परिष्कृत कर सकती है, आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर सकती है और इसे आध्यात्मिक शक्ति में परिवर्तित कर सकती है। फॉर्मेशन पुस्तकों के अनुसार जब प्रथम श्रेणी का संयुक्त फॉर्मेशन प्रचालन में था, तो स्पिरिट गैदरिंग एरे स्वचालित रूप से उसके ऊपर स्थित स्पिरिट स्टोन्स को परिष्कृत कर देता था तथा स्टोन्स को फॉर्मेशन को चलाने के लिए आवश्यक आध्यात्मिक शक्ति में परिवर्तित कर देता था तथा उसे फॉर्मेशन पिवट के साथ संचारित करता था। इसके बाद मोहुआ ने फॉर्मेशन पिवट का नोड ढूंढ लिया और अपनी दिव्य इंद्रिय के माध्यम से उससे संवाद किया। जिस क्षण संचार सफल हुआ, संपूर्ण यौगिक संरचना के सभी संरचना पैटर्न मोहुआ के चेतना सागर में स्पष्ट रूप से प्रकट हो गए। केवल एक विचार से मोहुआ कंपाउंड फॉर्मेशन के पूरे सेट में हेरफेर कर सकता था। मोहुआ की दिव्य इंद्रिय ने यौगिक संरचना के भीतर आत्मा एकत्रीकरण व्यूह का पता लगाया और दिव्य इंद्रिय से उसकी सक्रियता को नियंत्रित करने का प्रयास किया। ये फॉर्मेशन पिवट के खुलने और बंद होने के नियंत्रण तंत्र का खुला हिस्सा था। आत्मा संग्रह सरणी प्रकाश से चमक उठी, उसके ऊपर स्थित आत्मा पत्थर धुंधली आध्यात्मिक ऊर्जा उत्सर्जित कर रहे थे, जो पैटर्न के माध्यम से यौगिक संरचना में रिस रही थी।
मोह हुआ अपनी दिव्य इंद्रिय से ये भी महसूस कर सकता था कि शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा की एक धारा निर्माण धुरी में प्रवेश कर रही है और उसके साथ बहने लगी है। तो यह ऐसा ही है। मोह हुआ को एक आभास हुआ, उसने अपनी दिव्य इंद्रिय का उपयोग करते हुए संरचना धुरी में हस्तक्षेप किया, धुरी के साथ आध्यात्मिक शक्ति के प्रवाह को नियंत्रित किया तथा इस सारी शक्ति को प्रथम श्रेणी के पिघलने वाले अग्नि संरचना में निर्देशित किया। जैसे ही आध्यात्मिक शक्ति प्रवाहित हुई, प्रथम श्रेणी की पिघलती अग्नि संरचना अचानक एक ज्वलंत लाल चमक के साथ फूट पड़ी, जिसके बाद आग की लपटें उठने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई विशाल आतिशबाजी हवा में से फूट पड़ी हो, जिसमें शक्तिशाली लपटें और तीव्र गर्मी थी। मोह हुआ चौंक गया, और यह सिर्फ मोह हुआ ही नहीं था, एल्डर यू और मास्टर चेन दोनों ने आश्चर्य व्यक्त किया। ये ज्वाला शक्ति मास्टर चेन को विश्वास करना कठिन लगा। आंगन में एक भट्टी में आग लग गई थी। मोह हुआ उससे थोड़ी दूरी पर था, इसलिए उसे कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसे गर्मी से अपने गाल जलते हुए महसूस हो रहे थे। मोह हुआ ने अपनी दिव्य इंद्रिय के माध्यम से संरचना धुरी के साथ पुनः संपर्क स्थापित किया और आध्यात्मिक शक्ति को थोड़ा कम कर दिया। परिणामस्वरूप भट्टी की आग सचमुच धीमी हो गई। मोह हुआ ने फिर आत्मा एकत्रीकरण व्यू को बंद कर दिया। आध्यात्मिक शक्ति की आपूर्ति बंद हो गई, आग धीरे धीरे कम हो गई और अंततः वह टिमटिमा कर बुझ गई। स्पिरिट का नियंत्रण खोलना और बंद करना। इसका मतलब था कि पिघलती आग और स्पिरिट यौगिक संरचना को नियंत्रित करने वाला गठन केंद्र प्रभावी था। मोह हुआ मन ही मन बहुत खुश था। फॉर्मेशन पिवट के प्रभावी होने के साथ इस जटिल यौगिक फॉर्मेशन को महत्वपूर्ण रूप से सफल माना गया। क्या फॉर्मेशन तैयार है? मास्टर चेन ने मोह हुआ से उम्मीद से पूछा। हम इसे स्थापित कर सकते हैं और इसे आजमा सकते हैं। वर्तमान यौगिक संरचना अभी पूरी नहीं हुई थी, लेकिन इसकी बुनियादी संरचना स्थापित हो चुकी थी और यह एक सरल आध्यात्मिक कलाकृति को परिष्कृत करने के प्रयास हेतु शोधन भट्टी में एकत्रित किए जाने के लिए तैयार थी। इस तरह यदि कोई समस्या हो तो उसे पहले ही पहचाना जा सकेगा। यदि कोई समस्या नहीं होती तो मोह हुआ को केवल शेष संरचना को पूरा करना होता। मास्टर चेन उत्साह से भरे हुए थे और तुरंत बाहर भागे और दाजू तथा कुछ क्यूई शोधन शिष्यों को बुलाया। साथ मिलकर उन्होंने विशाल आर्टिफैक्ट फनेस को पुनः जोड़ा। इसके बाद कंपाउंड फॉर्मेशन के पूरे सेट को आर्टिफैक्ट फनेस के साथ एकीकृत किया गया। पिघलने वाली आग की संरचना आर्टिफैक्ट फनेस की भीतरी दीवार पर स्थित थी, जो अग्नि आपूर्ति के रूप में पूरी तरह से काम कर रही थी। आत्मा एकत्रीकरण व्यू को एक विशेष भट्टी के मुख पर रखा गया था, जहां आत्मा पत्थरों को डालने पर यह उन्हें अवशोषित कर सकता था और उन्हें आध्यात्मिक शक्ति में परिवर्तित कर सकता था। फॉर्मेशन पिवट का नोड एक नॉब पर स्थित था जिसमें क्रेन की एक जोड़ी लगी थी, जो संपूर्ण क्यूई रिफाइनिंग फनेस की भट्टी की आग को नियंत्रित करने के लिए सटीक रूप से उपयुक्त थी। जैसा कि एक मानक प्रथम श्रेणी आर्टिफैक्ट फनेस से अपेक्षा की जाती है, फॉर्मेशन के साथ एकीकरण के सभी पहलुओं पर विचार किया गया है। मोह हुआ ने अपनी स्वीकृति में सिर हिलाया। एल्डर यू ने मुट्ठी भर और आत्मा पत्थर उठाए और उन्हें भट्टी के एक तरफ के मुंह में फेंक दिया तथा उन्हें आत्मा संग्रहण सरणी में जमा कर दिया। मोह हुआ ने एक बार फिर अपनी दिव्य इंद्रिय का उपयोग करके संरचना धुरी के साथ संवाद किया, धुरी के माध्यम से आत्मा एकत्रीकरण सरणी को आरंभ किया ताकि आत्मा पत्थरों को परिष्कृत किया जा सके, उन्हें आध्यात्मिक शक्ति में परिवर्तित किया जा सके और फिर इस शक्ति को प्रथम श्रेणी के पिघलने वाले अग्नि संरचना की ओर निर्देशित किया जा सके। शोधन भट्टी के अंदर से तुरंत ही भयंकर लपटें निकलने लगीं। बहुत बढ़िया, मास्टर चेन ने उत्साह से कहा। एल्डर यू ने भी राहत की सांस ली और मुस्कुराए। मास्टर चेन ने शोधन भट्टी के चारों ओर चक्कर लगाया और फिर उसके करीब पहुंचे। लपटों के तापमान को महसूस करने से पहले उन्होंने अनियंत्रित खुशी से कहा, यह आग अद्भुत है, सचमुच प्रथम श्रेणी की संरचना के योग्य। ऐसी शक्तिशाली ज्वाला को देखते हुए प्रथम श्रेणी की आध्यात्मिक कलाकृतियों का भी प्रयास किया जा सकता है। मोह हुआ ने हंसते हुए कहा, इस आग को और भी ऊंचा किया जा सकता है। मास्टर चेन आश्चर्यचकित हो गए, और भी ऊंचा। मोह हुआ ने अपनी दिव्य इंद्रिय से नियंत्रण करते हुए आत्मा एकत्रीकरण व्यू को अधिकतम स्तर तक मोड़ दिया तथा समस्त आध्यात्मिक शक्ति को पिघलने वाली अग्नि संरचना की ओर निर्देशित कर दिया। उसी समय आध्यात्मिक शक्ति से प्रेरित पिघलती अग्नि संरचना के पैटर्न लाल गर्म चमक उठे और भट्टी के अंदर की लपटें अचानक और भी प्रचंड हो गईं। दूर से भी चेहरे पर तीव्र जलन महसूस की जा सकती थी। मास्टर चेन अंदर से हैरान रह गए। यह अग्नि शक्ति बहुत मजबूत थी। उन्होंने अन्य प्रथम श्रेणी की शोधन भट्टियां देखी थीं, लेकिन उनमें से किसी में भी इतनी बड़ी भट्टी या इतनी भयंकर लपटें नहीं थीं।
तो यह एक प्रथम श्रेणी का गठन है। आग की लाल रोशनी मास्टर चेन की आंखों में प्रतिबिंबित हुई जब वह कुछ अनमने ढंग से बुदबुदा रहे थे। मास्टर चेन, कुछ बनाने की कोशिश करो, मोहुआ ने सुझाव दिया। मास्टर चेन अचानक अपनी तंद्रा से बाहर आए और अपने स्टोरेज बैग से एक लोहे की छड़ निकाली तथा उसे भट्टी की लपटों में डुबो दिया। कुछ ही देर में लोहे की छड़ का सिरा लाल हो गया। मास्टर चेन ने लोहे की छड़ निकाली और हथौड़े के कुछ प्रहारों से छड़ नूडल की तरह आसानी से मुड़ गई। मास्टर चेन का चेहरा उत्साह से चमक उठा, जिससे उनके विचार की पुष्टि हुई कि अग्नि शक्ति वास्तव में बहुत शक्तिशाली थी, किसी भी शोधन भट्टी से अधिक शक्तिशाली जो उन्होंने कभी देखी थी। आग में कठोर हो जाने के बाद उत्तम लोहे को आकार देना और गढ़ना भी बहुत आसान हो गया। इसके अलावा कठोरीकरण का समय काफी कम हो गया, जिससे कलाकृतियों के शोधन की दक्षता में काफी वृद्धि होगी और आध्यात्मिक कलाकृतियों की गुणवत्ता भी बेहतर होगी। मास्टर चेन बहुत संतुष्ट थे। मोहुआ ने आत्मा एकत्रीकरण व्यूह को बंद कर दिया और आग की लपटें धीरे धीरे कम होने लगीं तथा फिर पूरी तरह बुझ गईं। लपटों की प्रभावशीलता का परीक्षण करने के बाद उन्हें लगातार जलाए रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वे स्पिरिट स्टोन्स को भस्म कर देते थे। संरक्षण ही महत्वपूर्ण था। एल्डर यू ने भी बहुत संतुष्ट भाव से शोधन भट्टी को देखा। मास्टर चेन ने भट्टी को जितना अधिक देखा उतना ही उन्हें ये पसंद आया और उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि वे इसका उपयोग कलाकृतियों को परिष्कृत करने के लिए तुरंत शुरू कर सकें। उन्होंने अपने जीवन में कभी इतनी अच्छी रिफाइनिंग भट्टी का उपयोग नहीं किया था। मास्टर चेन, भट्टी अभी भी अच्छी तरह से काम कर रही है ना? मास्टर चेन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, बहुत बढ़िया। मोहुआ भी बहुत खुश हुआ, फिर बोला, चलो इसे थोड़ा ठंडा होने के बाद अलग कर देते हैं। मास्टर चेन एक पल के लिए उलझन में पड़ गए, इसे अलग करें। मोहुआ ने सिर हिलाया। क्यों? गठन अभी पूरा नहीं हुआ है। ओह, मास्टर चेन समझ गए, तुम्हें फॉर्मेशन पूरा करना होगा, है ना? मोहुआ ने कहा, आप कह सकते हैं कि अभी भी एक और पिघलती आग की संरचना है जिसे मैंने नहीं बनाया है। मास्टर चेन को लगा कि उन्होंने गलत सुना है। एक और पिघलती आग संरचना। यद्यपि वह संरचनाओं को नहीं समझता था, लेकिन वह जानता था कि शोधन भट्टी को पिघलने वाली अग्नि संरचना द्वारा संचालित किया जाता है। तथ्य यह है कि आग की लपटें जलाई गई थीं, इसका मतलब था कि वहां पहले से ही एक पिघलने वाली आग संरचना थी। अंदर कितनी पिघलती आग की संरचनाएं हैं? मास्टर चेन ने कमजोरी से पूछा। ज्यादा नहीं, सिर्फ 2, मोहुआ ने सहजता से उत्तर दिया। सिर्फ 2? मास्टर चेन कुछ चकित हुए और पूछा, क्या दोनों प्रथम श्रेणी के हैं? हाँ, दोनों प्रथम श्रेणी के हैं, मोहुआ ने सिर हिलाया। मास्टर चेन के दिल में एक उछाल सी दौड़ गई। 2 प्रथम श्रेणी की पिघलने वाली अग्नि संरचनाएं। इस शोधन भट्टी की लपटें कितनी शक्तिशाली होंगी? शोधन भट्टी के ठंडा हो जाने के बाद मास्टर चेन ने अपने शिष्यों को इसे नष्ट करने का निर्देश दिया। मोहुआ ने अधूरे निर्माण आरेखों को पूरा करना जारी रखा, जिसमें प्रथम श्रेणी की पिघलने वाली अग्नि संरचना, एक साधारण ठंडी हवा संरचना और एक स्वर्ण पत्थर संरचना शामिल थी। गोल्ड स्टोन संरचना का कार्य भट्टी की आंतरिक दीवारों को मजबूत करना था, जिससे शोधन भट्टी अधिक टिकाऊ बन सके। शीत वायु संरचना का उद्देश्य शोधन भट्टी को ठंडा करना था। जब मोहुआ ने संरचना आरेख पूरा कर लिया, तो मास्टर चेन ने शोधन भट्टी को पुनः जोड़ा। अब पिघलने वाली आग और नियंत्रित स्पिरिट यौगिक संरचना में सभी संरचना धुरी और संरचना आरेख पूरे हो गए हैं। मोहुआ ने राहत की लंबी सांस ली। ये यौगिक संरचना उनके विचार से कहीं अधिक जटिल थी तथा व्यवहार में इसमें कई छोटी छोटी समस्याएं थीं, जिनकी उन्होंने अपेक्षा नहीं की थी। लेकिन अब अंततः ये पूरा हो गया। यह एक यौगिक संरचना थी जिसमें एक नहीं, बल्कि 2 प्रथम श्रेणी संरचना विधियां शामिल थीं। मोहुआ को कुछ गर्व महसूस हुआ और फिर उसने मास्टर चेन से रिफाइनिंग भट्टी को फिर से जोड़ने को कहा। फॉर्मेशन पिवट के जरिए उसने स्पिरिट गैदरिंग एरे को सक्रिय किया। भट्टी के अंदर आध्यात्मिक शक्ति प्रवाहित हुई और लपटें उठने लगीं। मास्टर चेन ने शोधन भट्टी के चारों ओर चक्कर लगाया और भौहें चढ़ाते हुए कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि आग और बड़ी नहीं हुई है, ये पहले से भी छोटी हो गई है। पहले वह दूर से ही भट्टी की आग की तपिश महसूस कर सकता था, लेकिन अब शोधन भट्टी के करीब होने पर भी उसे अधिक गर्मी महसूस नहीं होती थी। मोहुआ ने यह भी देखा कि यद्यपि आग सुलग रही थी, लेकिन उसके आसपास का तापमान अधिक नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ गलत तरीके से खींचा गया हो? मोहुआ ने अपनी ठोड़ी को सहलाया और मन ही मन सोचने लगा।
तभी मास्टर चेन ने आग पर एक बार फिर नजर डाली और अचानक पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। उसका हाथ कांपते हुए आग की लपटों की ओर इशारा कर रहा था। यह आग, ये चमकदार लाल है। ये सुनकर मोहुआ ने देखा कि वास्तव में लपटें पहले से भिन्न थीं। वे अब अधिक शुद्ध दिख रही थीं और लाल चमक रही थीं, मानो वे ठोस हों। एक चमकदार लाल भट्टी की आग। मास्टर चेन अविश्वास से भरे हुए बुदबुदाए। यह अच्छा है या बुरा? मोहुआ ने कुछ उलझन में पूछा। अच्छा, मास्टर चेन ने कहा। वह ये बताना चाहता था कि यह क्यों अच्छा है, लेकिन उसकी उत्तेजना के कारण वह ये नहीं समझ पा रहा था कि शुरुआत कहाँ से करे। एल्डर यू ने अपने आश्चर्य को दबाते हुए मोहुआ से कहा, अग्नि का रंग जितना शुद्ध होगा, उसमें अशुद्धियां उतनी ही कम होंगी और उसकी आध्यात्मिक शक्ति उतनी ही प्रबल होगी। इस तरह की चमकदार लाल और शुद्ध अग्नि पहले ही क्यूई शोधन क्षेत्र की आध्यात्मिक शक्ति के दायरे को पार कर चुकी है, यहाँ तक कि इसमें ठोस होने के हल्के से संकेत भी दिखाई देते हैं। ठोसीकरण। जब आध्यात्मिक शक्ति शुद्ध होती है और एक निश्चित सीमा तक संचित हो जाती है, तो वह ठोस हो जाती है। क्यूई शोधन क्षेत्र की आध्यात्मिक शक्ति गैसीय होती है, जबकि आधार स्थापना चरण की आध्यात्मिक शक्ति तरल की तरह संघनित होती है। यही तो आमतौर पर कहा जाता है, पारे जैसी आध्यात्मिक शक्ति जो आधार स्थापना के लिए टूटकर बाहर निकलती है। एल्डर यू ने समझाया और फिर अपने हाथ को झटकते ही उनकी हथेली में पीली सुनहरी आध्यात्मिक शक्ति संघनित हो गई, जो पारे की तरह थी, अविश्वसनीय रूप से शुद्ध। क्या यही है फाउंडेशन स्थापना चरण की आध्यात्मिक शक्ति? मोहुआ अंदर से चौंक गया और फिर पूछा, तो क्या ये भट्टी की आग फाउंडेशन स्थापना चरण की मानी जाती है? यह इतना सरल कहाँ है? एल्डर यू ने अपना सिर हिलाया और आग की ओर देखते हुए कहा, यह तो बस ठोस होने के हल्के संकेत दिखा रही है। ये फाउंडेशन स्थापना चरण की आध्यात्मिक शक्ति की तीव्रता से कोसों दूर है, लेकिन सामान्य क्यूई शोधन क्षेत्र की आध्यात्मिक शक्ति की तुलना में ये कहीं अधिक शक्तिशाली है। मोहुआ ने सिर हिलाया, उसका दिल पूरी तरह संतुष्ट था। ये प्रथम श्रेणी के पिघलने वाले अग्नि यौगिक संरचना का वास्तविक प्रभाव था, सचमुच असाधारण। ये काफी समय, उनकी दिव्य भावना का परिश्रम, इतनी आध्यात्मिक स्याही का उपयोग और कई अभ्यासों के लायक था। परिणामों को देखते हुए ये सब सार्थक था। मोहुआ अपनी सहमति में सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं सका। एल्डर यू की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही, लेकिन वह अपने दिल में सदमे को छिपा नहीं सके। यद्यपि वह जानता था कि मोहुआ ने इस बार जो संरचना आरेख बनाया था वह कोई साधारण नहीं था, लेकिन उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि यह इस हद तक असाधारण होगा। भट्टी की आग शुद्ध थी, उसका रंग चमकीला लाल था, मानो वह जम गया हो। क्या ये वास्तव में एक फॉर्मेशन आरेख है जिसे एक प्रथम श्रेणी का फॉर्मेशन मास्टर बना सकता है? एल्डर यू ने शोधन भट्टी पर एक नजर डाली, फिर महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है और भौहें चढ़ाते हुए कहा, तार्किक रूप से कहें तो यह आग अधिक प्रबल होनी चाहिए और तापमान अधिक होना चाहिए, तो फिर इतने करीब होने के बावजूद मुझे इसकी गर्मी क्यों महसूस नहीं हो रही है? ये सही है। मोहुआ को भी याद आया। वह रिफाइनिंग फनेस के चारों ओर घूमे, कंपाउंड फॉर्मेशन के भीतर की संरचनाओं के बारे में सोचा और फिर अचानक उन्हें एक एहसास हुआ। ये ठंडी हवा का गठन है। ठंडी हवा का गठन। मोहुआ ने सिर हिलाया और समझाया, यौगिक संरचना के अंदर भट्टी की दीवारों पर एक ठंडी हवा की संरचना बनी हुई है, जो अग्नि क्यूई के रिसाव को अलग कर सकती है, जिससे शोधन प्रक्रिया कम शुष्क और कम गर्म लगती है। जब मोहुआ ये संरचना बना रहा था, तो उसने इस बिंदु के बारे में नहीं सोचा था और बस संरचना आरेख का अनुसरण कर रहा था। अब उसे एहसास हुआ कि इस मिश्रित संरचना में एक ठंडी हवा की संरचना को शामिल करना एक बहुत ही सूक्ष्म विवरण था। इस तरह आर्टिफैक्ट रिफाइनर्स को लगातार भट्टी की आग में तपना नहीं पड़ेगा, जिससे रिफाइनिंग प्रक्रिया बहुत कम कठिन हो जाएगी। वरिष्ठ फॉर्मेशन मास्टर, जिन्होंने इन संरचनाओं का डिजाइन तैयार किया था, वास्तव में बहुत गहन थे। एल्डर यू ने भी प्रशंसा से आह भरते हुए कहा, यह संरचना वास्तव में बहुत विचारशील है। इस बीच मास्टर चेन अभी भी भट्टी की आग के सामने स्तब्ध खड़ा था, उसकी अत्यधिक चमकदार लाल लपटों को देख रहा था, जिससे उसका खून खौल रहा था, जिससे वह लंबे समय तक शांत नहीं हो सका। ऐसी शुद्ध भट्टी की आग के बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जब रिफाइनिंग फनेस का निर्माण पूरा हो गया तो रिफाइनरी शॉप का संचालन शुरू हो गया। शोधन सामग्री की तैयारी, शोधन भट्टी की स्थापना, कलाकृति शोधकों की व्यवस्था और परिष्कृत की जाने वाली कलाकृतियों के प्रकार और प्रक्रियाएं, इन सभी का प्रबंधन और आयोजन एल्डर यू और मास्टर चेन द्वारा किया जाता था।
एल्डर यू ने लंबे समय तक मॉन्स्टर हंटर्स की देखरेख की थी और मास्टर चेन के पास कलाकृतियों को परिष्कृत करने का प्रचुर अनुभव था। जैसे जैसे दोनों ने चर्चा की और मामलों का प्रबंधन किया, रिफाइनरी शॉप की लगभग हर चीज सुव्यवस्थित तरीके से व्यवस्थित हो गई। चूंकि ये मामले मोहुआ की विशेषज्ञता नहीं थे, इसलिए उन्होंने आगे पूछताछ नहीं की। हालांकि वह अभी भी थोड़ा चिंतित था और उसने एल्डर यू से पूछा, एल्डर केयान परिवार के पास कितनी प्रथम श्रेणी की शोधन भट्टियां हैं? मुझे लगता है कि 3 या 4 हैं, एल्डर यू ने एक पल सोचा और कहा। तो फिर क्या केवल एक रिफाइनिंग फर्नेस से काम चल जाएगा? एल्डर यू ने एक क्षण विचार किया और उत्तर दिया, शायद पर्याप्त नहीं, लेकिन एक शोधन भट्टी बहुत महंगी है और अधिक खरीदना आत्मा पत्थरों की बर्बादी होगी। क्या हम उन्हें स्वयं परिष्कृत कर सकते हैं? एल्डर यू कुछ असहाय दिखे। मैंने मास्टर चेन से पूछा है और इसे स्वयं परिष्कृत करना थोड़ा कठिन है, मुख्यतः इसलिए क्योंकि हमारे पास शोधन भट्टी के लिए आर्टिफिस मैनुअल का अभाव है और हम शोधन की विधि नहीं जानते हैं और शुरू करने का कोई तरीका भी नहीं है। क्या ये आर्टिफिस मैनुअल बहुत दुर्लभ है? मोहुआ ने पूछा। प्रथम श्रेणी की शोधन भट्टियों के लिए कृत्रिम नियमावली दुर्लभ है क्योंकि बहुत कम लोग उन्हें परिष्कृत कर सकते हैं, एल्डर यू ने उत्तर दिया। फिर उन्होंने भौहें सिकोड़ी और कुछ देर सोचा। मैं कोई उपाय सोचूंगा। एक शोधन भट्टी सचमुच बहुत कम पड़ सकती है। कुछ दिनों बाद एल्डर यू ने एक ताओवादी मित्र के माध्यम से एक आर्टिफिस मैनुअल प्राप्त किया, जिसके साथ उनके पिछले वर्षों में कुछ संबंध थे, और इस विनिमय के लिए उन्होंने कुछ स्पिरिट स्टोन खर्च किए। आर्टिफिस मैनुअल थोड़ा घिसा हुआ था, पन्ने पीले पड़ गए थे और हालांकि लिखावट अभी भी पढ़ने लायक थी, पर कुछ धुंधली थी। सौभाग्य से रिफाइनिंग फर्नेस को परिष्कृत करने की विधि काफी स्पष्ट रूप से दर्ज थी। एल्डर यू ने कहा कि आर्टिफिस मैनुअल उनके ताओवादी मित्र के पूर्वजों से प्राप्त हुआ था। उनके दोस्त के परिवार ने कलाकृतियों को परिष्कृत करने का काम शुरू किया था और एक समय खूब फला फूला। दुर्भाग्य से बाद की पीढ़ियों ने श्रम के बजाय आराम को प्राथमिकता दी और कलाकृतियों को परिष्कृत करने के बारे में नहीं सोचा, जिसके परिणामस्वरूप ये कला धीरे धीरे लुप्त हो गई। शिल्प के बिना उनके संसाधन तेजी से समाप्त हो गए और परिवार शीघ्र ही पतन की ओर चला गया। जब उनके मित्र की पीढ़ी आई तो परिवार में एक भी व्यक्ति कलाकृति शोधन की विधि नहीं जानता था, इसके बजाय वे अन्य व्यवसायों पर निर्भर रहते थे। यह आर्टिफिस मैनुअल, जो पारिवारिक विरासत और स्मृति चिन्ह के रूप में काम करता था, व्यावहारिक रूप से उपयोगी नहीं था। इसे बेचना कठिन होगा क्योंकि जो कृषक या शक्तियां प्रथम श्रेणी की शोधन भट्टियों को परिष्कृत करने में सक्षम हैं, उनके पास स्वाभाविक रूप से शोधन के तरीके होंगे, और अन्य कृषक भले ही उन्होंने इसे खरीद लिया हो, परिष्कृत करने की क्षमता नहीं रखेंगे। अब यह आर्टिफिस मैनुअल एल्डर यू के हाथों में आ गया था।